हेलो बच्चों, वेलकम टू आरजीपीवी ह्यूमस। सो ये हमारी सीरीज होने वाली है फॉर द सब्जेक्ट बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम द टाइटल 0 to 70 इन वन नाइट। दैट इज ये कंप्यूटर सीरीज का वन शॉट है, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो BT 205 सब्जेक्ट है। दिस इज द वन शॉट फॉर दैट। इसमें हम टोटल पांचों यूनिट्स कवर करेंगे। पांचों यूनिट्स के सिमिलर वन शॉट्स अपलोड होंगे, सो यू कैन रेफर देम। उसकी नोट से भी पढ़ सकते हैं एंड वीडियो देख के पहले पूरा समझ के देन भी पढ़ सकते हैं। सो बेटा, विद दिस आई विल बी टेलिंग यू ऑल, एक्सप्लेनिंग यू जितने भी टॉपिक्स हैं यूनिट वन में वो सारे, एंड एट द लास्ट विल बी डिस्कसिंग कि पास्ट ईयर के आए कौन से क्वेश्चंस हैं और किस पैटर्न में आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो यूनिट वन जो कंप्यूटर है, इट इज ऑल अबाउट जो बेसिक कंप्यूटर के एप्लीकेशंस होते हैं, कैसे कंप्यूटर यूज होता है, क्या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, मेमोरी कैसे स्टोर होती है, एंड कैसे अलग अलग बसेस होती हैं, कैशेज होते हैं, एंड अलग अलग चीजें जितनी भी कंप्यूटर के एप्लीकेशंस क्या होते हैं इंडस्ट्री में, वो सब कुछ से कवर्ड है। बेटा यूनिट वन कोई भी छोड़कर नहीं जाएगा कंप्यूटर की, रीजन बीइंग क्योंकि उससे ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, बिकॉज इट इज अ बिगर यूनिट कंपेयर टू अदर 4 यूनिट्स। तो इससे 4 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। इट इज ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट, सो डू नॉट लीव। और इस सेशन को बहुत फोकस से देखना, आपकी यूनिट वन कवर हो जाएगी विद इन एन आवर इटसेल्फ। सो कोई भी मिस नहीं करेगा यूनिट वन, रीजन बीइंग क्योंकि इट इज अ इजियर यूनिट और इससे 4 क्वेश्चंस आते हैं एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब बेटा कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हम इनपुट डेटा देते हैं खुद से, ताकि वो एक मीनिंगफुल आउटपुट प्रेजेंट कर सके, हम एक मीनिंगफुल आउटपुट दे सके। कैसे देता है आउटपुट वो? जब हम उसे एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्स। ठीक है, तो कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेसेस इनपुट डेटा को प्रोसेस करके मीनिंगफुल आउटपुट डेटा जो फॉर्म करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस से, जिनको हम प्रोग्राम्स कहते हैं, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? उसकी स्पीड हाई होती है, बहुत एक्यूरेट होता है, ऑटोमेशन होता है, स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सिटैलिटी, डिलीजेंस और मल्टीटास्किंग होता है। इसको हम एडवांटेजेस में आगे देखेंगे। बचपन से आप सबने कंप्यूटर की यही डेफिनेशन पढ़ी होगी, है ना? और सबको पता है कि अगर हम कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देंगे, सपोज अगर हम कीबोर्ड पे जाकर कोई सा भी चीज कंप्यूटर पे लिखेंगे, तो वो हमें उसका आउटपुट थ्रू द स्क्रीन देगा। तो हम उसे कुछ भी इनपुट देंगे, वो अंदर जाएगा, उसको प्रोसेस करेगा और वो उसका आउटपुट देता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है कंप्यूटर में उसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर मतलब जैसे कि माउस एक हार्डवेयर है, कीबोर्ड एक हार्डवेयर है ना? सीपीयू एक हार्डवेयर है। आई मीन ऐसे दिखने में जिन्हें हम टच कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। और जो इंस्ट्रक्शंस अंदर रन कर रहे हैं, जैसे सीपीयू के अंदर अगर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में कोई इंस्ट्रक्शन रन कर रहा है, कोई लॉजिक यूज रन कर रहा है, उसको हम टच कर सकते नहीं, उसे हम फिजिकली ना देख सकते ना टच कर सकते, तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, है ना? तो हमेशा कंप्यूटर में ये कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन जो उसका बेसिक ऑपरेशन है, ये वो इसका स्ट्रक्चर है। बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन इट्स ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कंप्यूटर के, पहले ये सुनो, ये रहा बेसिक कंपोनेंट्स। किसी ने इनपुट दिया, हमने जैसे इनपुट दिया एज ए यूजर, वो जाकर प्रोसेस होगा। कैसे प्रोसेस होगा? जब उसे एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, ठीक है, प्रोग्राम के थ्रू, एंड देन वो एक आउटपुट फॉर्म करेगा इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। क्लियर है? तो देखो क्या कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज कंप्यूटर, एक्सप्लेन द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, तो इनपुट यूनिट होती है जो डेटा को एक्सेप्ट करती है और इंस्ट्रक्शंस को, जैसे कीबोर्ड माउस। सीपीयू होती है जो क्या करती है, डेटा को प्रोसेस करती है, ये बीच में सीपीयू है। देन सीपीयू के अंदर एएलयू होता है जो अर्थमेटिक लॉजिक होता है, जो लॉजिक और ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, कैलकुलेशंस। और एक होता है सीयू जो कंट्रोल यूनिट होता है, जो जितने भी ऑपरेशंस चल रहे हैं उन्हें कंट्रोल करता है। एक मेमोरी यूनिट होती है जहां पे सारा का सारा डेटा परमानेंट या टेम्पररी स्टोर होता है, और एक आउटपुट यूनिट होती है जो रिजल्ट डिस्प्ले करता है। क्लियर है? तो देखो इस डायग्राम को बेटा सबको बना के आना है कंप्यूटर के पेपर में, जस्ट लाइक हाउ BEEE में मैंने कहा था कि डायग्राम्स मैंडेटरी है बनाना। जितने डायग्राम्स बनाओगे, जितने फ्लो चार्ट्स बनाओगे, उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सेम थिंग गोज विथ कंप्यूटर, द मोर यू मेक दीज डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, उतने अच्छे मार्क्स। सो हार्डवेयर परफॉर्म्स द टास्क, सॉफ्टवेयर गिव्स द इंस्ट्रक्शन, और जो प्रोसेस ब्लॉक होता है ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है, सेंटर होता है ऑपरेशन परफॉर्म करने का। ठीक है, इनपुट ऑपरेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एंटरिंग रॉ डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में जो हम दे रहे हैं इनपुट कीबोर्ड से, माउस से। इनपुट डिवाइसेस होते हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर,
है ना, और डायग्राम में जो एरो पॉइंट आउट करता हुआ शो रहा है वो टू द प्रोसेस वो क्या है, इनपुट। तो बेटा आपको इसी तरीके से कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ऐसा ही डायग्राम है बना के और ऐसे ही एक्सप्लेन करने, देखो कितने इजी वे में एक्सप्लेन है, इधर सेम टू सेम लिखना है। देन इंस्ट्रक्शंस का जो ऑपरेशन होता है, इंस्ट्रक्शंस आर अ सेट ऑफ कमांड्स जो सॉफ्टवेयर देता है सिस्टम को। दे आर इंटरप्रिटेड, कौन करता है इनको, सीयू कंट्रोल यूनिट, जो किसमें होती है, सीपीयू में। एंड ये डायग्राम में देखो एरो लेबल्ड एज इंस्ट्रक्शंस, इसे प्रोसेस बटन कहते हैं। देन ऑपरेशंस कहाँ प्रोसेस होते हैं, सीपीयू के अंदर। द प्रोसेस ब्लॉक इज वेयर जो मेजर ऑपरेशन होते हैं। तो सीपीयू क्या यूज करता है, सारे ऑपरेशंस अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस एएलयू को यूज करके करता है। हम आगे बेटा एएलयू पढ़ेंगे, ये सेंट्रल पार्ट है डायग्राम का। देन स्टोरेज ऑपरेशन, डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो भी दिए गए उन्हें हम टेम्पोररीली स्टोर करते हैं किसमें, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। और परमानेंटली हार्ड ड्राइव में स्टोर करते हैं जो सीपीयू के अंदर ही होती है। जब भी जो स्टोरेज ऑपरेशन होते हैं ये बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग सब में सपोर्ट करते हैं। जो डेटा दिया वो स्टोर करते हैं, जो डेटा निकल रहा है उसे भी स्टोर करते हैं, है ना। डायरेक्टली डायग्राम में नहीं विजिबल है बट बैकग्राउंड में ये प्रोसेसिंग चलती रहती है, वरना जो भी हम देते हैं वो सेव कैसे होता है, वो इसके थ्रू ही होता है। देन comes the output operation after processing हो गई तो result is provided to the user। जो result provided है वो ये रहा। वो आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है। जैसे अभी हमने कंप्यूटर को कमांड दी कि कुछ प्रिंट करो, तो कंट्रोल पी जैसे ही प्रेस किया तो उसने क्या किया, कंट्रोल पी हमने थ्रू कीबोर्ड एक क्या दिया, हमने कंट्रोल पी एक वो दिया, कमांड दिया, है ना, हमने एक कमांड दिया उसको, और डेटा दिया या कमांड दिया और उसको उसने क्या करा, प्रोसेस करके हमें प्रिंटर के थ्रू एक पेपर देकर उसे आउटपुट दिया। आई होप बेटा इस एग्जांपल से क्लियर होगा। इस डायग्राम में देखो प्रोसेस आउटपुट, जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज द आउटपुट। इन्फॉर्मेशन जनरेटेड ये क्या होता है, ये प्रोसेस्ड आउटपुट होता है। जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन बनता है ये इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं हार्ड ड्राइव में। तो ये जो फाइनल एरो है दैट इज इन्फॉर्मेशन। और डिसीजन फीडबैक ऑपरेशन, ये बेटा एक ऑप्शनल स्टेप ही, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ये क्या होता है कि अगर गलती से कोई सा भी ऑपरेशन ढंग से नहीं परफॉर्म हुआ है तो हम उसे वापस से कमांड देंगे कि ये ढंग से नहीं हुआ है ना, इसमें लॉजिक नहीं है तो इसको कैंसिल करो, वापस करो। तो दिस इज दैट। सो आई होप बेटा तीन तरीके से इसका क्वेश्चन आ सकता है। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर एक्सप्लेन इन डिटेल, व्हाट इज कंप्यूटर, वन। सेकंड, व्हाट इज कंप्यूटर, एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड, एक्सप्लेन द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट फॉर अ कंप्यूटर। सब में बेटा यही थ्योरी लिख के आनी, आई होप ये क्लियर होगा। देन बेटा ऐसा भी आ सकता है, व्हाट इज कंप्यूटर एंड लिस्ट द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। तो ये इन पॉइंट्स मैंने 10 एडवांटेजेस दिए हैं, इनको याद कर लेना, इनको आप बड़ा करके अपने इससे भी लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हाई स्पीड होती है कंप्यूटर की, जो भी विदाउट ह्यूमन एरर वो ऑपरेशंस को क्विकली बिना ज्यादा टाइम लिए और टास्क को जिन बिना करे जल्दी जल्दी परफॉर्म कर लेता है, एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, उसमें कोई ह्यूमन एरर नहीं होता। मल्टीटास्किंग होता है, आप मल्टीपल टैब्स में मल्टीपल चीजें करके मल्टीपल एप्लीकेशंस खोल के अपना काम कर सकते हो। उसमें स्टोरेज बहुत ज्यादा रहता है, अगर हम मोबाइल को कंपेयर करें या और चीजों को कंपेयर करें तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारा डेटा और फाइल हम कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। टाइम सेविंग होता है क्योंकि टास्क बहुत सारे ऑटोमेट कर देता है, मैनुअल एफर्ट रिड्यूस कर देता है, उसमें सिक्योरिटी रहती है क्योंकि सब कुछ प्रोटेक्टेड रहता है और एनक्रिप्टेड रहता है और बैकअप रहता है। वर्सेटाइल रहता है क्योंकि वो अलग अलग फील्ड्स में यूज हो सकता है, बैंकिंग में, एजुकेशन में, हेल्थ में। और बेटा आज की तारीख में कंप्यूटर कैन बी यूज एनीवेयर। कम्युनिकेशन के लिए इजी होता है क्योंकि इंस्टेंटली हम ईमेल, वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। ऑनलाइन सपोर्ट, ऑनलाइन सर्विसेज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, जैसे डिजिटल पेमेंट, लर्निंग, शॉपिंग और ऑटोमेशन में, मशीन कंट्रोल करने में, बिना ह्यूमन एरर के किसी भी प्रोजेक्ट को प्रोसेस करने में ह्यूमन इनपुट के, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा इसमें आप अपने मन से भी ज्यादा बढ़ा के लिख सकते हो। आई हैव टोल्ड यू ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन्हें आप लिख सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जामिनर्स का फेवरेट होता है वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो बेटा सब बच्चे जब भी अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, सब में सबको ये ब्लॉक डायग्राम बनाकर ही आना है। कोई भी इस ब्लॉक डायग्राम को अगर मिस करता है तो उसको जो पूरे 7 नंबर मिल रहे होंगे उसे वो कट के 5 हो जाएंगे। क्योंकि बेटा थ्योरी से ज्यादा एग्जामिनर वुड लव टू नो कि आपको कंप्यूटर के टाइप्स पता है कि नहीं। और आपके कॉपी में ये डायग्राम बना हुआ फ्लोर चार्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन रहेगा कि आपको सारे पता हैं। फिर आप भले एक आध दो तीन पॉइंट्स मिस भी कर दोगे ना किसी टाइप में कंप्यूटर के, तो वो
कंसिडरेबल है, पर अगर ये बना दोगे तो उसको ये पता है कि आपको ये पता है कि कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड इतने टाइप्स का होता है ना? डिजिटल कंप्यूटर के 4 अलग से सब पार्ट्स होते हैं और या सब टाइप्स होते हैं, जो एक होता है सुपर कंप्यूटर, एक होता है मेन फ्रेम, एक होता है माइक्रो कंप्यूटर और एक होता है मिनी कंप्यूटर। तो इसको याद करना देखो कितना ईज़ी है। पहले कंप्यूटर याद किया और फिर डिजिटल याद किया, है ना? डिजिटल और एनालॉग वॉचेस पहनते हैं तो डिजिटल और एनालॉग तो उससे याद कर लो। फिर डिजिटल में सुपर कंप्यूटर सबसे जो सुपर जैसे हमारी सुपर मॉम होती है जो अच्छा खाना बनाती है, फिर मेन फ्रेम, फिर माइक्रो छोटा और उससे भी छोटा मिनी कंप्यूटर, बस इतना सा ही। फिर एनालॉग और हाइब्रिड तो बेटा डिजिटल और एनालॉग का जो कॉम्बिनेशन होता है ना? वो हाइब्रिड होता है। तो बेटा इस आंसर को कैसे लिखना है या इस टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करना है एग्जामिनर को, ये देखो। कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड एज डेटा प्रोसेसिंग पे और साइज पे, है ना? उनकी डेटा प्रोसेसिंग मेथड और साइज पे वो 3 टाइप से क्लासिफाई होते हैं, डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड्स। डिजिटल कंप्यूटर्स को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं सुपर फ्रेम, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स में। अब सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो डेटा को किसमें प्रोसेस करते हैं? बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी मतलब आपने सेमीकंडक्टर्स में या कहीं और लॉजिक गेट्स में इन सब में पता होगा पढ़ा होगा कि बाइनरी मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट में डेटा को प्रोसेस करना। इसके क्या की पॉइंट्स होते हैं? डिस्क्रीट वैल्यूज के साथ वर्क करते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं क्योंकि जीरोस और वंस में है सब कुछ। होम ऑफिसेज इंडस्ट्रीज में डिजिटल कंप्यूटर यूज होते हैं जो आज हम यूज कर रहे हैं, दैट इज अ डिजिटल कंप्यूटर। फास्ट और एक्यूरेट कैलकुलेशन प्रोवाइड करते हैं, आप सबको पता है आपका कंप्यूटर ये कर लेता है। और कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म मल्टीपल टास्क मतलब मल्टीपर्पज होते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर सबसे ज्यादा बिकने वाले कंप्यूटर होते हैं क्योंकि ये मल्टीपर्पज होते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ कर लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर मतलब वो अपने उसके नाम से ही लग रहा है जैसे सुपर मॉम होती है हु कैन डू ऑल द थिंग्स, है ना? तो सेम वे में सुपर कंप्यूटर क्या होता है? सबसे ज्यादा पावरफुल डिजिटल कंप्यूटर होता है जो बहुत सारा डेटा, है ना? जैसा कि मम्मी बहुत सारा घर का काम एक साथ कर लेती है ना, तो वैसे वो बहुत सारे ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड की स्पीड से पार कर लेता है। कहाँ पे यूज होता है? जब बहुत एक्सेसिव जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है, वेदर फोरकास्टिंग में, सैटेलाइट में, जब बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको प्रोसेस करने के लिए अगर कोई कंप्यूटर यूज होता है तो दैट इज सुपर कंप्यूटर, है ना? जब बहुत सारे मतलब बहुत लार्जर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक साथ पर सेकंड में पार करना है, सैटेलाइट कंट्रोल में, एटॉमिक रिसर्च में। एक्सपेंसिव होते हैं, है ना? एंड रिक्वायर स्पेशल इन्वायरमेंट क्योंकि दीज आर वेरी वेरी बिग इन साइज। तो ये जहाँ पे बेटा बहुत बर्फीले एरियाज होते हैं वहां पर होता है सुपर कंप्यूटर। ऐसे बेटा सुपर कंप्यूटर को उठा के अपने घर में नहीं रख सकते क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा कूलिंग की और स्पेशल इन्वायरमेंट की जरूरत है क्योंकि वो हीटअप बहुत ज्यादा होते हैं। और हीटअप क्यों होते हैं? क्योंकि वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड पास कर रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बेस बेटा परम याद कर लो, ये बाकी तो अपन इंडिया के हैं तो अपन क्यों याद करें, बाकियों की तो बस परम लिख दोगे तो हो जाएगा। ठीक है। देन डिजिटल का सेकंड होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो होती है जैसे आईटी कंपनीज हो गई, है ना, जिनको हैवी डेटा प्रोसेस करना होता है वो लोग यूज करती है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मतलब हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स एक ही साथ साइमल्टेनियसली जिस सिस्टम ऑफ कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर। कहाँ पे यूज होता है? बैंकिंग में, गवर्नमेंट में, इंश्योरेंस सेक्टर्स में, आईटी कंपनीज में। लार्ज स्टोरेज प्रोवाइड करता है और हाई रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है और वर्क्स विथ मल्टीपल टर्मिनल्स कनेक्टेड टू वन सर्वर। अब देखो बेटा आईटी कंपनी में ऐसा तो नहीं कर सकते कि हर अलग अलग सर्वर बना सकते हैं, नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक मेन फ्रेम कंप्यूटर को सर्वर बना देते हैं और उससे कम से कम 100 से 200 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। सेम गोज विद बैंक, गवर्नमेंट ऑफिसेज, है ना? देन बेटा मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं? जो मीडियम साइज कंप्यूटर होते हैं जो माइक्रो और मेन फ्रेम के बीच में होते हैं। मतलब मेन फ्रेम और माइक्रो के बीच में जो कंप्यूटर्स है वो मिनी कंप्यूटर्स हैं जो क्या करते हैं? स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए यूज होते हैं। वो 10 से 100 यूजर्स एट अ टाइम कर सकते हैं सपोर्ट। कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं? डेटा एंट्री, प्रोसेस कंट्रोल। जैसे अब बेटा फॉरेन एग्जांपल अगर हम डीमार्ट की बात करें या रिलायंस फ्रेश की बात करें या बेटा सबका फेवरेट विशाल मेगा मार्ट की बात करें तो वहां मिनी कंप्यूटर यूज होगा। अफोर्डेबल होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्योंकि मतलब इंस्टॉल करना और यूज करना इजी होता है, छोटे होते हैं साइज में। एक होता है माइक्रो कंप्यूटर जो हम सब यूज कर रहे हैं। मैंने बोला ना डिजिटल कंप्यूटर का एक पार्ट हम भी यूज करते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर है जो अब हम अपनी स्क्रीन के आगे देख रहे हैं। अगर जो बच्चे कंप्यूटर में ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, मोस्ट कॉमन एंड स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर होता है ये। इंडिविजुअल यूज के लिए डिजाइन किया जाता है। लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट्स यूज करता है। वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट, गेमिंग, एजुकेशन, इन वर्क के लिए यूज होता है। अफोर्डेबल होता है, पोर्टेबल होता है और इजी टू यूज होता है। सो इसी के साथ बेटा डिजिटल कंप्यूटर हमारा ओवर होता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या
होता है वो कंप्यूटर जो बाइनरी फॉर्म में रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। उसके 4 टाइप्स होते हैं। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़ा-बड़ा डेटा अगर करना है, मेन फ्रेम कंप्यूटर आईटी कंपनी की याद आ जाएगी, मिनी कंप्यूटर से विशाल मेगा मार्ट और डीमार्ट के बेटा लिख के मत आ जाना विशाल मेगामार्ट डीमार्ट है ना, ये लिखना है कि स्मॉल टू मीडियम साइज बिजनेस। और माइक्रो कंप्यूटर मतलब जो हम घर में है हमारे पास। देन कम्स एनालॉग कंप्यूटर, ये किस कौन सी कंप्यूटर्स होते हैं जो सिग्नल के साथ वर्क करते हैं ना, सिग्नल्स या वैल्यूज के साथ, है ना। सिग्नल और वैल्यूज के साथ मतलब उन्हें कंटिन्यू सिग्नल मिलते रहना चाहिए। जैसे अगर जो मौसम विभाग है जो आज तक पे आके बताते हैं कि ये मौसम हो रहा है वो मौसम हो रहा है, तो वो कैसे बता रहे हैं कि उन्हें जब सैटेलाइट से सिग्नल मिल रहा है अपने कंप्यूटर में कि टेम्परेचर इतना है, स्पीड इतनी है, विंड की स्पीड इतनी है, इतना प्रेशर है, तो वो एनालॉग कंप्यूटर यूज करते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड को मेजर करने के लिए। और क्यों? क्योंकि ये सिग्नल्स के फॉर्म में डेटा जनरेट करता है, तो इसे जो इन्वायरमेंटल से सिग्नल्स मिलते हैं उससे ये रिजल्ट्स देता है। ये बाइनरी डिजिट्स नहीं यूज करते अनलाइक डिजिटल कंप्यूटर्स, ये रियल वर्ल्ड फिजिकल क्वांटिटीज के साथ वर्क करते हैं। अब बेटा कहीं से हवा आ रही है या कहीं बारिश आ रही है तो वो ये देखने बैठेगा कि बारिश में 0 और 1 आ रहा है, नहीं। तो बाइनरी डिजिट नहीं यूज करते। व्हाट दे डू इज दे यूज द रियल वर्ल्ड क्वांटिटीज की कब बारिश आने वाली, रियल वर्ल्ड डेटा को यूज करते हैं थ्रू सिग्नल्स विच दे गेट फ्रॉम दी सैटेलाइट्स। इसके जो आउटपुट्स होते हैं वो अप्रोक्सीमेट होते हैं, 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती क्योंकि कितनी बार बिन मौसम भी बारिश आ जाती है। स्पीडोमीटर, थर्मामोमीटर, एनालॉग मल्टीमीटर, ईसीजी की मशीन्स जो हॉस्पिटल्स में थी उन सब में एनालॉग कंप्यूटर्स यूज होते हैं। देन आता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ये क्या करते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर्स में मिक्स्ड फीचर होते हैं। किसके? एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के। ये दोनों एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स मिलते हैं, ये दोनों एनालॉग और डिजिटल इनपुट देती है। आईसीयू में, साइंटिफिक लैब्स में, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में, इन सब में हाइब्रिड कंप्यूटर यूज होते हैं कि जिनमें 0 1 भी डल सकता है और जो सिग्नल्स के फॉर्म में भी काम कर सकती हैं, है ना। ये डेटा को कलेक्ट करता है। एनालॉग पार्ट जो इसका है वो क्या करता है? बैकग्राउंड से डेटा को कलेक्ट करता है और डिजिटल पार्ट क्या करता है? प्रोसेस करता है। तो हाइब्रिड मींस जो एनालॉग और डिजिटल दोनों से मिलके बनाओ। हॉस्पिटल मॉनिटरिंग सिस्टम्स जो होते हैं, पेट्रोल पंप पे जो सिस्टम होते हैं ना, उनमें हाइब्रिड होता है। तो आईसीयू में जो लैप देखते हो ना कि स्क्रीन्स लगी रहती है जिसमें हार्ट बीट टू 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 चलती है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स है। आई होप बेटा ये टाइप ऑफ कंप्यूटर क्लियर होगा। क्लासिफिकेशन, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन मूविंग टू अनदर क्वेश्चन विच इज अनदर पार्ट विच इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये तो हमें बचपन में कंप्यूटर की बुक में मैडम ने पढ़ाया ही होगा कि सीपीयू क्या होता है। जो ब्रेन होता है कंप्यूटर का, जो सब कुछ कर सकता है। जैसे अगर आज हमारी बॉडी कुछ भी एक्शन कर रही है तो वो कैसे कर रही है? जब उसे हमारा ब्रेन सिग्नल दे रहा है। अगर हमें कुछ गरम लग रहा है तो हमने जैसे उसको टच किया तो हमारा ब्रेन सिग्नल देता है कि नहीं ये गरम है। सेंसेशन की फीलिंग, है ना, ब्रेकअप की फीलिंग, रोने की फीलिंग, क्रश का मैसेज आने की खुशी की फीलिंग, इन सब का सिग्नल कौन दे रहा है? ब्रेन। तो जैसे हम ह्यूमन बॉडी में ब्रेन एक सिग्नल देने वाला होता है, इंस्ट्रक्शंस देने वाला होता है। कंप्यूटर के वर्ल्ड में इट इज कॉल्ड एज सीपीयू। ये सारा का सारा डेटा को प्रोसेस करता है और कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं। क्यों प्रोसेसर बोलते हैं? क्योंकि सारे टास्क को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली परफॉर्म करता है। ठीक है। अदर कंपोनेंट्स को भी मैनेज करता है। जैसे मेमोरी हो गई, इनपुट आउटपुट हो गई। जैसे किसी ने इनपुट डिवाइस दिया तो कंप्यूटर को कौन बताए? इनपुट डिवाइस ही, सॉरी, किसी ने थ्रू एन इनपुट डिवाइस को इंस्ट्रक्शन दिया तो कंप्यूटर को ये कौन समझाएगा? सीपीयू। इसके जो की टू परफॉर्मेंस होती है वो इसकी स्पीड एंड कैपेबिलिटी होती है सीपीयू की, जो डिटरमाइन करती है उसकी सारी परफॉर्मेंस। तो अगर बहुत ऐसे बोलते हैं ना कि इसका प्रोसेसर i5 है या इसका प्रोसेसर ये है वो है, तो वो प्रोसेसर जो है वो सीपीयू के अंदर लगा हुआ प्रोसेसर है, तो इससे उसकी स्पीड और रिलायबिलिटी बढ़ती है। लेटेस्ट सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है। i3, i5, i7 और एडवांस एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजीज को रन करने के लिए ये वाले ही मॉडर्न सीपीयूज में प्रोसेसर यूज होते हैं। इसी प्रोसेसर की मदद से वही सारे काम करता है। फिर स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी इंश्योर करता है। अगर कोई सीपीयू बहुत अच्छा है, जैसे i5, i7 डिवाइसेस जो अभी लेटेस्ट में चल रहे हैं, ये क्या करते हैं? स्मूथ फंक्शनिंग और बिना क्रैश हुए काम करना अफोर्ड करते हैं, है ना। 3 मेन पार्ट्स होते हैं सीपीयू के। एक होता है उसका कंट्रोल यूनिट, एक होता है उसका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो एएलयू होता है, और थर्ड होता है रजिस्टर। तो बेटा सब बच्चे अगर सीपीयू का क्वेश्चन आता है तो ये वाला ब्लॉक डायग्राम बना के आएंगे कि इनपुट डिवाइस से ये जा रहा है और यहाँ से आउटपुट आ रहा है। बीच में मेमोरी यूनिट है जो साइड में प्रोसेस हो रही है, हमने ऊपर भी समझाया था। और सीपीयू के जो मेन पार्ट है बीच में सीपीयू, उसमें क्या क्या है? कंट्रोल यूनिट, सीयू, अरिथमेटिक यूनिट या लॉजिक यूनिट, एएलयू और रजिस्टर्स। अब
ये भी आपको मैं आगे बता रही हूँ। प्लस ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं सीपीयू के, ये भी पूछ सकते हैं, या सीपीयू पे शॉर्ट नोट आ जाए तो आपको कितना लिखना है कि सीपीयू के ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, है ना। ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं सीपीयू के, वो क्या करता है, सीक्वेंस परफॉर्म करता है इंस्ट्रक्शन साइकिल्स की, एक है ना, कि सबसे पहले जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दिया मेमोरी को, है ना, जो भी इंस्ट्रक्शन है, सॉरी मतलब मेमोरी को नहीं, जो भी इंस्ट्रक्शन आया मतलब यूजर से जो इनपुट आया और जो जाके मेमोरी में स्टोर हुआ, उसको कौन फेच करेगा, सीपीयू फेच करता है। फेच करने के बाद वो उसको डिकोड करता है, डिकोड मतलब वो समझता है अपने दिमाग में, देन वो अपने प्रोसेसर को देता है कि जाओ इस कमांड को एग्जीक्यूट करो, है ना। एग्जीक्यूट करने के बाद वो वापस से मेमोरी में स्टोर कर लेता है और वहां से आउटपुट डिवाइसेस वो रिजल्ट बाहर भेज देती। तो सबसे पहले रिट्रीव इंस्ट्रक्शन मेमोरी में से, ये इंस्ट्रक्शन कौन देता है, या अपन देते हैं या प्रोग्राम देता है, डिकोड करता है, इंटरप्रेट करता है, फिर डिसाइड्स कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फिर वो ऑपरेशन जो रिक्वायर्ड है उसको परफॉर्म करता है, एग्जीक्यूट करता है, डिकोडेड इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है और जाके किसको देता है, मेमोरी को। और मेमोरी क्या करती है, फिर आउटपुट डिवाइस को देती है कि लो काम हो गया। तो बेटा इन दोनों में एक ये वाला डायग्राम फ्लो चार्ट, बेटा ये कोई टफ डायग्राम नहीं है, सबको बनाना है, अच्छे मार्क्स आएंगे। और एक ये वाला फ्लो चार्ट, ये याद रखना है ना। वर्किंग ऑफ सीपीयू ये बहुत इजी है। अब बेटा इस डायग्राम को देख के घबरा मत जाना। अभी देखो इनपुट दिया, है ना, एएलयू सीयू और रजिस्टर है और आउटपुट आया। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, जो इंस्ट्रक्शन आया उसको फेच करती है मेमोरी में से और क्या करती है, कंट्रोल सिग्नल भेजती है दूसरे साइड पे, ठीक है। फिर उसके बाद रजिस्टर क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं टेम्पोररीली और कम्युनिकेट करते हैं, कैसे, डेटा बस और एड्रेसेस के थ्रू, बसेस भी मैं बताऊंगी। फिर एएलयू जो होता है वो उसका क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है अरिथमेटिक और लॉजिकल डेटा पे, और जो रिजल्ट होता है वो वापस से रजिस्टर को भेजा जाता है एज एन आउटपुट। ये देखो बेटा डायग्राम के थ्रू समझ लो, पहले ये वाला इजी वाला देख लिया कि इनपुट आ रहा है, एएलयू सीयू रजिस्टर और ये आउटपुट जा रहा है ना। अब इधर देखो, इनपुट दिया, जैसे इनपुट कहाँ गया, सबसे पहले सीयू के पास, कंट्रोल यूनिट के पास गया, ठीक है। उसने उसको रजिस्टर से कंट्रोल सिग्नल ने इनपुट लिया, डेटा वैल्यूज वापस कंट्रोल यूनिट को दी, फिर कंट्रोल ने वापस से जो ली हुई डेटा वैल्यू वो एएलयू को दी, एएलयू ने उस पर प्रोसेसिंग की, है ना, डेटा वैल्यूज का रिजल्ट लिया, फिर इस पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, कंट्रोल यूनिट सॉरी अरिथमेटिक लॉजिक ने वापस इसको दिया, और इसने डेटा बस और एड्रेस बस के थ्रू क्या किया, बाहर आउटपुट डिवाइस को दिया। आई होप बेटा ये वर्किंग क्लियर होगी, समझ लेना, इस पे इतना क्वेश्चन नहीं आता, पर फिर भी अगर वर्किंग क्लियर रहेगी तो आगे की चीजें थोड़ी इजीली समझ में आएंगी, ठीक है। अब होता है सीपीयू का स्ट्रक्चर, ठीक है। सीपीयू का स्ट्रक्चर क्या होता है, सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, ये प्रोसेसिंग करने का, कंट्रोल करने का सिस्टम होता है। इसमें बेटा कंट्रोल यूनिट होती है जो क्या करती है, सारे ऑपरेशंस जो होते हैं जितने भी उनको परफॉर्म करती है, इधर से उधर डेटा फ्लो देखती है मेमोरी के बीच में और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के बीच में। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करती है, सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, अरिथमेटिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है। रजिस्टर्स क्या होते हैं, मेमोरी को स्टोर करने के छोटे छोटे स्टोरेज होते हैं सीपीयू में, जो क्या करते हैं, टेम्पररीली स्टोर करते हैं कि भैया जब जैसे इनपुट दिया, तो वो सोचो कितना फास्ट प्रोसेसिंग है, जैसे इनपुट किया उन्होंने जल्दी से स्टोर कर दिया, फटाफट से सीयू को दिया, सीयू ने एएलयू को दिया, एएलयू ने जल्दी से ऑपरेशन परफॉर्म किया, वापस रजिस्टर कर दिया, समझ में आया। फिर डेटा और इंस्ट्रक्शंस को टेम्पररीली स्टोर करती है। एक होती है कैशे मेमोरी, ये बहुत ज्यादा फास्ट मेमोरी होती है और ये क्या करती है, फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा को स्टोर करती है। अब सीपीयू क्या है, ये एक जैसे एआई है ना, कि जो अपन ने पूछा एक बार वो स्टोर कर लेता, तो वैसे ही कैशे भी क्या करती है, स्टोर कर लेती है। जैसे हम बोलते हैं ना कैश क्लियर करो ब्राउजर में से, तो उसने जो हमारी मल्टीपल टाइम्स ब्राउज हिस्ट्री है उसको स्टोर कर लिया, तो सेम वे में ये स्टोर कर लेती है ना। एक्सेस टाइम बचाती है, मेन मेमोरी में से एक्सेस करने के लिए टाइम को बचाती है और फटाफट से जो है अवेलेबल उसमें से दे देती है। सिस्टम बसेस क्या होती है, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर उनका, ये डेटा ट्रांसफर का चैनल होती है। बस से ही समझ में आ रहा है कि वो हमें इंदौर से लेके उज्जैन भेज रही है या उज्जैन से लेके भोपाल भेज रही है, तो कैसे भेज रही है, क्योंकि वो एक चैनल है जहां से मूवमेंट हो रहा है। तो चैनल क्या होती है, डेटा, जैसे जैसे उज्जैन से भोपाल जाना है, तो जैसे लोग ट्रांसफर हो रहे हैं, वैसे ही कंप्यूटर के सिस्टम में बसेस क्या करती है, डेटा को ट्रांसफर करती है। किस किस तरीके की बस होती है, एक डेटा बस होती है, एक एड्रेस बस होती है और एक कंट्रोल बस होती है, जिसके बारे में हम आगे डीप में पढ़ेंगे। और
कैशेस के भी 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक होता है लेवल 1 कैशे जो स्मॉल और फास्टेस्ट कैश होता है, जो क्या करता है सीपीयू के कोर में होता है। 32 टू 128 केबी छोटी-छोटी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। एक होता है लेवल 2, इसमें क्या हो जाता है साइज बढ़ जाता है 265 टू 1 एमबी जितना स्टोर कर लेता है, लेकिन ये थोड़ा-सा लार्जर रहता है तो उसकी प्रोसेसिंग थोड़ी-सी स्लो होती है। सीपीयू कोर के नियर होता है ये। वो ऊपर वाला लेवल 1 किसमें होता है इनसाइड, और ये लेवल 2 थोड़ा-सा नियर होता है। फिर लेवल 3 जो कैश होता है वो क्या होता है, दोनों शेयर्ड अमंग कोर्स इन मल्टीपल कोर सीपीयूज़, स्लोअर होता है लेकिन इसकी जो मेमोरी होती है वो L1 और L2 से ज़्यादा होती है, दैट इज़ 2 एमबी टू 30 एमबी। सो आई होप बेटा सीपीयू सबको क्लियर होगा, सीपीयू क्या होता है, ये डायग्राम दोनों बनाना मत भूलना, उसके क्या ऑपरेशंस होते हैं और उसमें जो एएलयू, सीयू, रजिस्टर, मेमोरी और बसेस कैसे काम करती हैं, आई होप सबको ये क्लियर होगा। प्लीज़ आप ये ढंग से याद कर लो। देन कम्स बस आर्किटेक्चर। जो बस होता है वो क्या होता है, फिजिकल या लॉजिकल पाथवे होता है ना, एक ऐसा रास्ता होता है फिजिकल और लॉजिकल पाथवे जो वायर और लाइन के फॉर्म में बना हुआ रहता है सीपीयू के अंदर, जो किस लिए यूज होता है, सीपीयू में मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में डेटा को इधर से उधर करने में। जैसे बस हमें उज्जैन से इंदौर, इंदौर से भोपाल, भोपाल से देवास करती है, बस सेम वे में ये जो बस है ये इसमें कम्युनिकेशन करने में सीपीयू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में हेल्प करती है। डेटा, एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल्स ये सब कैरी करती है एक पर्टिकुलर बस। ठीक है, अगर आप ये देखोगे तो देखो, सबसे पहले मेमोरी में से डेटा बस ने डेटा किसको दिया, प्रोसेसर को दिया। प्रोसेसर ने बोला कि मैं इसको प्रोसेस करता हूँ, प्रोसेसर में एएलयू और सीयू था, उसने वापस ये सब प्रोसेस करके किसको दिया, एड्रेस के थ्रू मेमोरी को, और वापस से इनपुट आउटपुट में भी ऐसे ही होता है। देखो टू साइडेड एरो बने, मतलब इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के बीच में भी डेटा इधर से उधर कौन कर रही, डेटा बस, और फिर जो बन गया एड्रेस बस के थ्रू ये बाहर भेजा जा रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। आई होप बेटा ये क्लियर होगा। अब अलग अलग टाइप की जो बसेस हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस के बारे में देखते हैं। जो डेटा बस होती है वो क्या करती है, एक्चुअल डेटा जो ट्रांसफर होता है सीपीयू और मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में, उसको ट्रांसफर जो डेटा होता है, जैसे जो जीरोस और वन के फॉर्म में डेटा होता है उसको ट्रांसफर करती है। बाय डायरेक्शनल होती है, मतलब दोनों तरफ पाथ पाथ करती है। प्रोसेसर सॉरी, सीपीयू से मेमोरी को भी देती है और मेमोरी से सीपीयू को भी देती है। बेटा सीपीयू मतलब ये प्रोसेसर ही डायग्राम है ना। विथ जो होती है इसकी बिट्स के फॉर्म में होती है, 8 बिट, 6 बिट, 32 बिट, ये मैंने बोला ना जीरोस और वंस के फॉर्म में करती है, और ये इतनी इसकी विथ हो सकती है बस की, है ना, इतना इतना डेटा कैरी कर सकती है। ना 8 लोगों को बिठा सकती है, 16 लोगों को बिठा सकती है, 32 बसों बस वैसे। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स और मेमोरी, इन सबको आपस में कनेक्ट कौन करता है, डेटा बस, है ना। जितनी ज्यादा डेटा बस बड़ी होती है, वाइड होती है, उतना ज्यादा उसका परफॉर्मेंस फास्ट होता है। देन कम्स एड्रेस बस, ये क्या करती है, मेमोरी एड्रेस कैरी करती है सीपीयू से मेमोरी में या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। ये यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब सिर्फ सीपीयू से आउटवर्ड की तरफ ही जाती है। अगर आपने देखो ये सीपीयू से सिर्फ आउटवर्ड की तरफ ही जा रही है ना। लोकेशन डिटरमाइन करती है जहां से डेटा को रीड और राइट करना है। एड्रेस से ही समझ गए हो कि बेटा एड्रेस से मैप क्या डिटरमाइन करता है कि कौन कहाँ रहता है। जितनी ज्यादा एड्रेस लाइन उतना ज्यादा मेमोरी का एक्सेस, क्यों, क्योंकि उतना ज्यादा डेटा रीड और राइट करने के लिए, और उतना ज्यादा लोकेशन पता कर रहे हैं। अगर डेटा की तो ज्यादा एड्रेस लाइंस होंगी, मतलब क्या होगा, मेमोरी में ज्यादा डेटा स्टोर हुआ है ना, तभी तो उसकी लोकेशन के लिए ज्यादा लाइंस लगी, और उस डेटा को रीड करने के लिए ज्यादा मेमोरी चाहिए, इसलिए मोर मेमोरी एक्सेस। क्लोजली किससे काम करती है, कंट्रोल यूनिट से। कंट्रोल यूनिट से क्या करती है, कंट्रोल यूनिट के पास यूनिडायरेक्शनल होती है, जो क्या करती है, जो भी डेटा रीड और राइट करके बाहर आउटपुट को देना है वो कंट्रोल यूनिट से बात करके लेके आती है। देन होता है कंट्रोल बस, जो क्या करती है, कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करती है, जैसे रीड, राइट, इंटरप्रेट, ये सिग्नल्स जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देते हैं, है ना। ऑपरेशन ऑफ डेटा ट्रांसफर को कंट्रोल करती है, ये जो दो कर रही है ना वो इनका कंट्रोल, ये इनका मैनेजर है एकदम, है ना। यूनिडायरेक्शन और बाई डायरेक्शन हो जाती है, ये डायरेक्ट करती है कि कैसे कहाँ डेटा को मूव करना है, और कंट्रोल यूनिट से ही सिग्नल्स को जनरेट किया जाता है। एक बेटा बहुत छोटे में अगर समझ लो, सीरियल और पैरेलल टाइप की बस भी होती है। ये किस पे डिपेंड करती है, ये डेटा ट्रांसफर पे डिपेंड करती है कि 1 बिट एट अ टाइम ट्रांसफर करना है कि मल्टीपल बिट्स एट अ टाइम। सीरियल मतलब एक ही कर सकती है, एक ही लाइन में सीरियल, और पैरेलल बस मतलब मल्टीपल बिट्स एक साथ ट्रांसफर कर सकती है। डेटा लाइन्स इसमें एक या दो होती है, इसमें मल्टीपल होती है, 8, 16, 32। इसकी स्पीड स्लोअर होती है क्योंकि एक टाइम पे एक ही कर रही है, ये
फास्टर होती है क्योंकि एक साथ बहुत सारी कर रही है। ये चीपर होती है और वो एक्सपेंसिव होती है। इसका एग्जांपल है यूएसबी जो डेटा को ट्रांसफर करता है इधर से उधर, और एक होती है इंटरनल सिस्टम बस पैरेलल वाली जो सीपीयू में लगी रहती है, तभी हम मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक साथ यूज कर पा रहे हैं। तो बेटा इसी के साथ हमारा बस आर्किटेक्चर ओवर होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट्स वो इंस्ट्रक्शन होते हैं या बेसिक कमांड्स होती हैं जो हम सीपीयू को देते हैं, जिनको मतलब हम वो कमांड्स और ऑपरेशंस होते हैं जो हम देते हैं जिनको सीपीयू अंडरस्टैंड करता है और उसी के साथ साथ एग्जीक्यूट करता है। ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं सीपीयू को क्या बताते हैं कि डेटा को कैसे मूव करना है, कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करना है, डिसीजन कैसे लेना है और इनपुट आउटपुट से कैसे इंटरेक्ट करना है। बेटा ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है, जैसे मूव ए बी, मतलब हमने मूव कमांड दिया तो मतलब कॉपी क्या करो डेटा रजिस्टर बी से ए तक, एड ए बी, एड वैल्यूज ए एंड बी। तो ऐसे मल्टीपल सेट ऑफ कॉमन इंस्ट्रक्शंस होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता ये, बट अगेन उसमें है सिलेबस में, दैट्स वाई। एक होते अब इंस्ट्रक्शन सेट के दो डिफरेंट आर्किटेक्चर्स होते हैं। एक होता है सिस्क आर्किटेक्चर जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और एक होता है रिस्क आर्किटेक्चर जो होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होते हैं तब ये वाला आर्किटेक्चर यूज करते हैं, फ्यू सिंपल इंस्ट्रक्शंस के लिए ये वाला यूज करते हैं। सिस्क आर्किटेक्चर क्या होता है? सिस्क आर्किटेक्चर लार्ज और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं डेटा को टास्क परफॉर्म करने के लिए, जो बहुत कम लाइंस होती है असेंबली कोड की, उसमें डेटा को अगर टास्क परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं तो दैट मीन्स कंप्यूटर को बहुत टाइम लगेगा। असेंबली कोड में बहुत कम लाइन लिखी है, मतलब कम डेटा लिखा है तो उसको समझने में टाइम लगेगा, तो इसलिए ये इंस्ट्रक्शंस कॉम्प्लेक्स हैं। मैनी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, 100+ इंस्ट्रक्शन होते हैं। कॉम्प्लेक्स टास्क अगर करना है एक ही सिंगल में तो कर सकते हैं। मल्टीपल साइकिल मतलब वन इंस्ट्रक्शन मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस कर सकता है एग्जीक्यूट, है ना। हार्डवेयर लॉजिक इसका मतलब डिकोडिंग जो होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस की हैंडल करता है। मेमोरी टू मेमोरी ऑपरेशंस कराता है डायरेक्टली। और प्रोसेसर्स जो इसमें चाहिए होते हैं वो हाई, मतलब जिनकी प्रोसेसर जो बहुत हाई लेवल के प्रोसेसर्स होते हैं वही हो सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए हाई लेवल प्रोसेसर्स चाहिए। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन ले सकता है, मतलब किसी भी लेंथ के इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करता है। स्लोअर क्लॉक स्पीड होती है क्योंकि इतने सारे इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करेगा तो टाइम लगेगा। हाई लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए ईजी होते हैं। अब जो रिस्क आर्किटेक्चर था वो कहता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर, मतलब सिंपल और लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस अगर देने हैं जो क्विकली एग्जीक्यूट हो जाए एक ही क्लॉक साइकिल में, उसके लिए यूज होता है। इसमें फ्यूअर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, 30 से 50 होते हैं। सिंगल साइकिल में एग्जीक्यूट हो जाते हैं एक ही में ही, क्योंकि इजी है और कम है। ज्यादा रजिस्टर यूज होते हैं इंस्टेड ऑफ मेमोरी, क्योंकि इतना ज्यादा स्पेस नहीं लेते, बस टेम्पोररीली रजिस्टर में स्टोर होता है। और सिंपल इनका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है, फिक्स लेंथ होती है इंस्ट्रक्शन की, और इनका प्रोसेसर का एग्जाम्पल होता है ARM, MIPS एक्सेट्रा। पाइपलाइनिंग के कारण इनका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है। कंपाइलर को बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन जनरेट करने पड़ते हैं इधर। और ऑप्टिमाइज पावर परफॉर्मेंस और पावर एफिशिएंसी को ऑप्टिमाइज करता है ये, है ना। इनका कंपैरिजन क्या हो सकता है? इसमें इंस्ट्रक्शन काउंट लार्ज होते हैं, इसमें स्मॉल होते हैं। इसका एग्जीक्यूशन टाइम स्लोअर होता है, इसका फास्टर होता है क्योंकि ये कम इंस्ट्रक्शंस है। ये कॉम्प्लेक्स है। सिस्क और रिस्क कोई भी रिस्क नहीं लेने का, वो लो है। मेमोरी यूज इसका हाई है, इसका लो है। इसका एग्जाम्पल है इंटेल 86X86 या 8086, और इसका ARM MIPS। सो बेटा नेक्स्ट आर टॉपिक इज कि मेमोरी क्या होती है और स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं। बेटा दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरजीपीवी के हिसाब से। मेमोरी आप सबको पता है जो हमारे दिमाग में हमारी एक्स की स्टोर्ड है ना बेटा, कोई भी अपना ध्यान वहां नहीं भटकाएगा। चलो नाउ हम ये समझते हैं मेमोरी क्या होती है। मेमोरी एक वो डिवाइस होता है कंप्यूटर में, या वो कंपोनेंट होता है जो सारा का सारा डेटा को स्टोर करता है, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, और परमानेंटली किसी भी रिजल्ट को अगर इनपुट दिया तो उसको भी स्टोर करता है, कोई इंस्ट्रक्शन दिया उसको भी स्टोर करता है, और कोई रिजल्ट जनरेट हुआ आउटपुट करे तो उसको भी स्टोर करता है परमानेंटली या टेम्पोररीली, है ना। क्रिटिकल रोल प्ले करता है प्रोसेसिंग में, क्योंकि अगर कुछ भी मेमोरी में स्टोर ही नहीं होगा तो ना उसे सीपीयू प्रोसेस कर पाएगा, ना उसे कोई और आउटपुट निकल पाएगा। तो ये एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है प्रोसेसिंग के टाइम पे, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीपीयू के लिए डेटा एग्जीक्यूट करने में। बेटा मेमोरी का क्वेश्चन 100% आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो सबको क्या करना है, ये वाला फ्लो चार्ट एग्जाम में बनाकर ही आना है कि मेमोरी जो होती है वो प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है। और प्राइमरी मेमोरी दो टाइप की होती है, एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, राम बोल रही बेटा, सो सॉरी, ये वो वाला राम नहीं जो हमें इंग्लिश की किताबों में पढ़ाया जाता है। रैम एंड रोम, रोम रोम बेटा, रोम रोम भाई हो, पता याद आ गया ना, उससे याद रख लेना। रैम जो होती है वो दो तरीके होती है, एक एस रैम और एक डी रैम।
है ना, और रोम जो होती है वो पी रोम, ई रोम और ई प्रोम। क्लियर है? अब अपन इनको, और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, उसमें कोई टाइप नहीं होता। सो अब हम इनका टाइप देखते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी होती है, या जो मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, जिसमें सारे जो हमारे फाइल्स हैं, जो भी हमारा सामान है जो परमानेंटली स्टोर है अगर कहीं पे, तो वो प्राइमरी मेमोरी होती है, जो मेन मेमोरी होती है ना। सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। करंटली रनिंग डेटा और इंस्ट्रक्शन को ये स्टोर करती है। फास्टर होती है बट वॉलेटाइल होती है, मतलब डेटा इज लॉस्ट जब पावर चला गया, मतलब ये इसमें डेटा परमानेंटली नहीं स्टोर होता। ये हमारी रोज की यूज मेन मेमोरी यूज करने वाली है। जैसे ही लाइट गई तो डेटा चला गया, है ना। इट इंक्लूड्स टू मेन टाइप्स, एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक होती है रीड ओनली मेमोरी, है ना। रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी के जो तीन टाइप्स होते हैं, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। रैंडम क्या होती है? वॉलेटाइल मेमोरी होती है। दैट मीन्स जैसे ही पावर गया और डेटा ने आपको टाटा बाय बाय बोल दिया, ये डेटा को टेम्पोररीली स्टोर करती है और इंस्ट्रक्शंस को टेम्पोररीली स्टोर करती है, जो एग्जीक्यूशन के टाइम यूज होते हैं और रीड और राइट ऑपरेशंस में हेल्पफुल होती है, क्योंकि साइज और सिस्टम परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है ना। रीड एंड राइट ऑपरेशंस ही होती है, मतलब रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, और जो इसका साइज होता है वो सिस्टम के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सिस्टम स्लोअर हो जाएगा। अब जो रैम है वो अपने आप में दो तरीके की होती है, एक होती है स्टैटिक रैम और एक होती है डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम क्या होती है? जो फ्लिप फ्लॉप यूज करके डेटा को स्टोर करती है और जिसको रिफ्रेश की जरूरत नहीं पड़ती, जो बार बार बदलती नहीं है आपके एक्स के जैसे। लेकिन डायनामिक क्या होती है? कैपेसिटर को यूज करके स्टोर करती है मेमोरी को, और जो बार बार उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। डी रैम से फास्टर है क्योंकि एक ही रिफ्रेश लगता है, बार बार जरूरत नहीं है, और सीपीयू के कैश में यूज होती है। एक्सपेंसिव होती है और मोर पावर यूज करती है, ये चीपर होती है और स्लो पावर यूज करती है। और मेन मेमोरी में यूज होती है पर्सनल कंप्यूटर्स में। देन रोम भाइयों, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, दैट इज इट रिटेन्स इवन इफ द डेटा इज गॉन। सॉरी बेटा, इधर एक गड़बड़ हो गई थी। देखो, फास्टर बट वॉलेटाइल, मतलब डेटा प्राइमरी मेमोरी में जो रैम होता है वो जैसे ही लाइट आपका साथ छोड़ देती है, जस्ट लाइक योर क्रश। और जो आरओएम है वो वॉलेटाइल होता है, मतलब ओ सॉरी, वो नॉन वॉलेटाइल होता है। वो रहता है आपके साथ आखिरी तक, आप जस्ट लाइक योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो रोम को समझो कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी दैट रिटेन्स डेटा इवन आफ्टर पावर इज ऑफ। इट स्टोर्स इन फर्मवेयर और बायोस नीडेड टू बूट अप द कंप्यूटर। फर्मवेयर में स्टोर होती है, जैसे लाइट आती है आपको अपने आप को एक्टिव कर लेती, भूलती नहीं है। डेटा इन रोम इज रिटन बाय द मैन्युफैक्चरर एंड कैन नॉट मॉडिफाइड इजीली। इसके डेटा को बार बार मॉडिफाइड नहीं कर सकते, लेकिन रैम में कर सकते हैं। क्या क्या रोम होती है? पी रोम होती है जो प्रोग्रामेबल रोम होती है। इट कैन बी प्रोग्राम ओनली वंस बाय द यूजर। एक बार लिख दी गई तो चेंज नहीं कर सकते। जहां परमानेंट डेटा स्टोरेज होता है वहीं पे यूज हो सकती है, क्योंकि एक बार के बाद कभी चेंज नहीं हो सकती। ई रोम क्या होता है? इरेजर प्रोग्रामेबल रोम, जो हम यूवी रेज यूज करके चेंज सॉरी इरेज कर सकते हैं। जैसे इरेज हुई उसको वापस से रीप्रोग्राम वापस से लिख सकते हैं, और ये कंप्यूटर में यूज होती है। ई रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम, ये इलेक्ट्रिकली इरेज हो सकती है और रीप्रोग्राम हो सकती है। कहाँ पे यूज होती है? मॉडर्न बायोस फॉर्मवेयर चिप्स में। सिलेक्टिव राइटिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑपरेशन, अगर कुछ ऑपरेशंस को हमें वापस लिखना है मेमोरी में तो हम इसे इरेज करके लिख सकते हैं। देन सेकेंडरी मेमोरी होती है, क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल होती है और परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए यूज होती है। इसमें से कभी भी डेटा लूज नहीं होता, जस्ट लाइक परमानेंट मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू को एक्सेस नहीं करता। डेटा प्राइमरी मेमोरी में पहले ट्रांसफर होना चाहिए, फिर ही सीपीयू इसको एक्सेस कर पाएगा। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कंपेयर टू सीपीयू या प्राइमरी मेमोरी लार्ज होती है, और इसका एग्जांपल है बेटा हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क में से अगर डेटा रीड करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें जो है वाया प्राइमरी मेमोरी इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर ही कर पाएगा, है ना। पेन ड्राइव हो गई, सीडी, डीवीडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सब जो हमारे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, दैट इज इक्वल्स टू सेकेंडरी मेमोरी। स्लोअर होती है पर कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी चीपर होती है और लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज होती है। बेटा प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का डिफरेंस एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आरजीपीवी देता ही देता है, इसको प्लीज सुन लो।
क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी? ये मेन मेमोरी होती है जिसका एग्जांपल है रैम या रोम, और इसको स्टोरेज के लिए यूज करते हैं और इसके स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। ये टेम्पररी होती है और वॉलेटाइल होती है, ये परमानेंट होती है और नॉन वॉलेटाइल ऊपर बताया, डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है सीपीयू, इसको नहीं कर सकता। ये लिमिटेड इन साइज होती है और फास्ट होती है, स्लो होती है बट लार्जर इन साइज होती है। ये हर एमबी से एक्सपेंसिव होती है और ये चीपर होती है। आई होप ये क्लियर होगा। देन कम स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, जो कंप्यूटर में अलग से लगाए जाते हैं ताकि उनका डेटा सीपीयू रीड कर सके और वो डेटा को परमानेंटली एंड टेम्पररीली स्टोर करते हैं, है ना। वो तीन तरीके के होते हैं, एक होता है मैग्नेटिक, एक होता है ऑप्टिकल और एक होता है मैग्नेटो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस बेस्ड ऑन वॉट एवर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड। जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, ये कौन से होते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए किसी भी रोटेटिंग डिस्क पे या टेप्स पे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके डेटा को स्टोर किया जाता है ना। डेटा इज स्टोर्ड बाय मैग्नेटाइजिंग माइक्रोस्कोपिक एरियाज ऑन अ सरफेस ऑफ अ डिवाइस। माइक्रोस्कोपिक एरियाज को मैग्नेटाइज करके पर्टिकुलरली इस पे डेटा को स्टोर करते हैं। ये रीड राइट हेड्स मोर ओवर द डिस्क और टेप टू एक्सेस डेटा, मतलब इसमें बहुत सारे रीड और राइट के हेड्स होते हैं डेटा के और डिस्क के ऊपर, ताकि डेटा को एक्सेस कर पाए। मतलब जब भी सीपीयू इसमें से एक्सेस कर रहा है वो मल्टीपल रीड और राइट हेड्स को मूव करेगा। इसके कॉमन एग्जांपल्स हैं हार्ड डिस्क, है ना, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स। ये चीप होते हैं डिवाइसेस और लार्जर स्टोरेज के लिए यूज होते हैं, बट दे आर मैकेनिकल और however they are mechanical, making them slower and more prone to physical damage। अब एक चीज समझो बेटा, हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर की बहुत ज्यादा पबजी खेल खेल के डैमेज हो सकती है। तो बस बेटा क्यों डैमेज हो सकती है? क्योंकि मैकेनिकल यूज है इनका, इन पे बार बार मैग्नेटिक फील्ड पड़ती है तो ये खराब हो सकते हैं और स्लो हो सकते हैं। एक होता है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस। ये क्यों यूज होते हैं, ये कैसे बनते हैं? ये लेजर की टेक्नोलॉजी को यूज करके डेटा को रीड एंड राइट करते हैं, किस पे? रिफ्लेक्टिव डिस्क पे, है ना। लेजर टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। इसमें डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? पिट्स में और लैंड में। पिट्स मतलब लो एरियाज, लैंड मतलब फ्लैट एरिया डिस्क के सर्फेस पे। इस पे लेजर बीम पड़ती है इन ऑर्डर टू रीड एंड राइट द डेटा। इसके कॉमन एग्जांपल सीडी, डीवीडीज, ब्लू रेज होता है, देखा उन पे अलग अलग कलर कलर की छोटी छोटी रेज बनी होती है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस लेजर टेक्नोलॉजी। पोर्टेबल होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और मल्टीमीडिया स्टोरेज के लिए बहुत ज्यादा वाइडली यूज होते हैं। स्लोअर होते हैं मैग्नेटिक के कंपेयर में, लेकिन खराब होने के लेस प्रोन होते हैं अगर संभाले जा रखे तो। ठीक है। मैग्नेट उल्टा क्राइम पेट्रोल में देखा है ना कहीं से सीडी ले ही आते हैं आखिरी में कोर्ट में चलाने के लिए, बस वही। मैग्नेटो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड और लेजर टेक्नोलॉजी दोनों को यूज करके डेटा को अगर स्टोर करना है तो उसके लिए यूज होता है ना। डेटा जो होता है राइट मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू होता है ना, या लेजर के थ्रू होता है, और रीडिंग कैन बी ओनली डन यूजिंग लो पावर लेजर। पहले मैग्नेटिक ऑप्टिकल दोनों यूज करके एक मैग्नेटो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, जिसमें क्या होता है कि डेटा को जब राइट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू तो लेजर के थ्रू, लेकिन जब डेटा को रीड करना है तो उसमें लो प्रोन पावर लेजर डालना पड़ेगा तभी कर सकते हैं। डिस्क और आर्काइवल बैकअप सिस्टम्स में ये यूज होता है। रिलायबिलिटी हाई होती है क्योंकि बैकअप सिस्टम में यूज हो रहा है, तो दैट मीन्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इट स्टोर्ड, और ड्यूरेबल रहते हैं। स्लोअर और कॉस्टलियर होते हैं कंपेयर टू एचडीडीज और ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस, और रेयरली मॉडर्न सिस्टम्स में आज की तारीख में यूज होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। बेटा इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, बट जस्ट बिकॉज कि ये भी टॉपिक आई टोल्ड यू। देन आता है नेक्स्ट टॉपिक की कैशे मेमोरी क्या होती है। कैशे मेमोरी स्मॉल साइज मेमोरी होती है, इसमें होती है सीपीयू के अंदर क्लोजली लोकेटेड होती है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, और टेम्पररी टाइम के लिए डेटा को स्टोर या एक्सेस करने के लिए डेटा और इंस्ट्रक्शंस को यूज होती है ना। इसकी मेमोरी फास्ट होती है। ठीक है, मेमोरी हायरार्की में ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है, रैम से भी ज्यादा फास्टर है क्योंकि ये क्विकली सीपीयू के पास जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको दे देती है। फ्रीक्वेंटली यूज डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है ताकि उसको पता रहे किसको कैश, आई मीन लाइक फ्रीक्वेंटली यूज इस डेटा को या इंस्ट्रक्शंस को अपने पास रख लेती है। क्यों रख लेती है? ताकि अगली बार अगर सेम टू सेम इंस्ट्रक्शन आ रहा है तो बसेस को ट्रेवल ना करना पड़े, डेटा को कैरी करने के लिए वो खुद से दे देती है। इनसाइड और नियर द सीपीयू लोकेटेड होती है। इसका ऊपर हम ऑलरेडी बेटा L1 L2 L3 देख चुके हैं। ओवरऑल प्रोसेसिंग बढ़ाती है और बफर एक्ट करती है मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या सीपीयू या रैम के बीच में। आई होप बेटा ये क्लियर होगा। देन एक मेमोरी हिरार्की होता है। ये देखो मेमोरी में क्या हिरार्की होती है कि सेकेंडरी मेमोरी होती है, एक मेन मेमोरी होती है रैम रोम, और एक कैशे और एक रजिस्टर। सबसे ज्यादा फास्ट होते हैं रजिस्टर्स। देन
कैश मेमोरी होती है जो सीपीयू के पास रहती है, और एक होती है मेन मेमोरी जो स्लोएस्ट होती है। तो कॉस्ट और टाइम और स्पीड के हिसाब से मेमोरी की ये हिरार्की होती है, जो यहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है। तो मेमोरी हिरार्की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी कैसे अरेंज होती है हर लेवल पे बेस्ड ऑन कॉस्ट, स्पीड और साइज। रजिस्टर जो होते हैं वो फास्टेस्ट होते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली इनसाइड सीपीयू होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं ना। कैशे मेमोरी लोकेटेड क्लोज टू सीपीयू, जो फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर लेती है और फट से रैम के पास बिना जाए जल्दी से आंसर, लेकिन रजिस्टर से स्लो होती है। मेन मेमोरी रैम रोम होती है जो वर्किंग मेमोरी होती है, जो क्या करती है कैशे से स्लो होती है, लार्जर इन साइज होती है और एग्जीक्यूशन के टाइम पे सबसे ज्यादा काम आती है। सेकेंडरी मेमोरी जो हम बाहर से देते हैं, जिसके इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए पहले प्राइमरी मेमोरी में डालना पड़ता है और फिर वहां से सीपीयू लेता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर बेटा। नाउ कम्स कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है ना, जो कंप्यूटर के फंडामेंटल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। तो कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं और कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं? इनपुट डिवाइसेस बेटा इस पूरी यूनिट में, मतलब जैसे आपको आपकी क्रश ने कलेश करके पका दिया ना, बस बेटा इनपुट डिवाइसेस वही है। बार 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 सेम चीज। इनपुट डिवाइसेस क्या है? वो जो डेटा और इंस्ट्रक्शन को हम एंटर करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, उनके अंदर डालते होते हैं इनपुट डिवाइसेस, है ना। ह्यूमन रीडेबल जो इंस्ट्रक्शन या कमांड दिया या डेटा दिया, उसको मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। सीपीयू को देता है कि ले ये बताया इसने, जीरोस और वन में कन्वर्ट करता है जो भी हमने दिया। कॉमन इनपुट डिवाइसेस होते हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और एक्सेट्रा, बहुत सारे हम अभी देखेंगे। बेटा वो किसी बच्चे को कीबोर्ड और माउस ये भी बेटा आ सकता है, एक्सप्लेन डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस एंड एक्सप्लेन डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस। आई होप बेटा किसी भी बच्चे को मुझे कीबोर्ड समझाने की जरूरत नहीं है कि बस आपने टेक्स्ट में इनपुट दिया। जो टेक्स्ट वाले होते हैं वो होते हैं इनपुट की सॉरी आई एम सॉरी जो टेक्स्ट वाले इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो होते हैं कीबोर्ड और कीपैड, है ना। किसके लिए टेक्स्ट इनपुट और कमांड्स देने के लिए यूज होते हैं? इसमें क्या होती है बेटा, लेटर्स होते हैं, कीज होती है, सिंबल्स होते हैं। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कीबोर्ड इज क्वाड कीबोर्ड। माउस के अंदर पॉइंटिंग डिवाइसेस के अलग अलग इनपुट डिवाइसेस होते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस होता है, इसमें राइट क्लिक कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। किसी भी कर्सर या पेन या पॉइंटर को स्क्रीन पे कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। लाइट पेन सबको पता है सेंसिटिव डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है, पॉइंटिंग डिवाइस ही होता है। डायरेक्टली अगर हम कंप्यूटर पर ड्रॉ करना है, जैसे आज के टाइम में पेन टाइप होता है तो उसमें पेन होता है, दैट इज व्हाट इज लाइट पेन, है ना। लाइट सिग्नल्स डिटेक्ट करता है। टच स्क्रीन अगेन अपने ह्यूमन टच से पैच करके, जैसे आज हमारा फोन है दैट इज टच स्क्रीन, है ना। मोबाइल्स में, एटीएम, टैबलेट्स में जो यूज होता है वो टच स्क्रीन होता है। एक होता है जॉयस्टिक, जो एक गेमिंग डिवाइस है जो आप सब लोग यूज करते होंगे, मल्टीपल डायरेक्शंस में मूव करने के लिए यूज होता है। बटन्स होते हैं एक्शन परफॉर्म करने के लिए। माइक्रोफोन बेटा अगेन ये एक साउंड इनपुट डिवाइस है। हमने कोई सा भी ऑडियो बोला, जैसे अभी मैं वाया माइक्रोफोन आप सबको कुछ भी बोल रही हूँ तो आप तक पहुंच रहा है, दैट इज कमिंग एज आउटपुट। तो साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो कन्वर्ट कर दे किसी भी कंप्यूटर में, उसे हम बोलते हैं माइक्रोफोन। वॉइस रिकॉग्निशन, कॉल और रिकॉर्डिंग में यूज होता है, जैसे आई एम डूइंग। एक होता है बेटा MICR, जो होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर। ये कहाँ पे यूज होता है? चेक में यूज होता है। अगर आपने देखा होगा, डेटा को अगर चेक के थ्रू मैग्नेटिक इंक से यूज करना है तो हम MICR यूज करते हैं, तो चेक पे बना रहता है। बैंकिंग एप्लीकेशन में यूज होता है, स्पेशल फॉन्ट्स और मैग्नेटिक कैरेक्टर को यूज करता है। स्कैनर तो बेटा आप सबको पता है, गूगल पे, बारकोड स्कैनर्स, इमेजेस, डॉक्यूमेंट बारकोड में यूज होता है। हार्ड कॉपी को डिजिटल फॉर्म में करता है। और बेटा वही ना, फोन पे पर इतने पैसे प्राप्त हुए। OMR क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, है ना। किसी जो डिफेक्ट्स होते हैं पेपर पे उन्हें मार्क करता है। मल्टीपल चॉइस टेस्ट सर्विस में यूज होता है। शेडेड एरिया या सर्कल को यूज करता है, जो हम सबने बेटा जेई के एग्जाम में करा था। स्मार्ट कार्ड रीडर, स्मार्ट कार्ड को रीड करता है, जो उस पे चिप लगी हुई रहती है ना। बैंकिंग में, सिक्योर एक्सेस में, कहीं पे भी जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड होता है, देखा वो कार्ड को ऐसे टैप करते हैं और खुल जाता है। एनक्रिप्शन और सिक्योरिटी लॉगिन के लिए यूज होता है, क्योंकि टैप करने के बाद ही खुलता है। बारकोड रीडर बेटा स्कैन्स एंड डिकोड बारकोड किसी भी प्रोडक्ट पे। रिटेल स्टोर इन्वेंट्री सिस्टम में यूज होता है। अगेन बारकोड को डिजिटल डेटा में जस्ट लाइक स्कैनर कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। वेबकैम तो बेटा वही जिससे आप सेटिंग से बात करते हो लाइव वीडियो कॉल पे, वीडियो कॉल स्ट्रीमिंग सिक्योरिटी के लिए यूज होता है। और कंप्यूटर को यूएसबी कनेक्ट्स टू कंप्यूटर यूएसबी के थ्रू, या कितने कंप्यूटर्स में इनबिल्ट होता है। सिमिलरली बेटा आउटपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होते हैं जो सीपीयू ने जो डेटा को प्रोसेस कर लिया, इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर लिया, उसको आउटपुट फॉर्म में जो बाहर देखते हैं हमें ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, उन्हें आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। वो क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, हार्ड कॉपीज हो सकते हैं। मॉनिटर
है ना, जो हमें सारा जो कुछ आप देख पा रहे हो वो एक मॉनिटर है, उससे आउटपुट डिवाइसेस आउटपुट दिख रहा है, जो भी हमने इनपुट दिया। प्रिंटर जो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है, जो क्या करता है, हम कुछ भी प्रिंट करने के लिए कमांड देते हैं और वो बाहर दे देता है। स्पीकर जो हमने प्ले किया, हमने इनपुट दिया कि भैया चिकनी चमेली गाना चलाओ, तो वो उसने आउटपुट दिया बाहर साउंड के फॉर्म में। और प्लॉटर होता है एक, जो हाई प्रिसीजन ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए यूज होता है, जो कैड में, बेटा ईडी में पढ़ा होगा ना, कैड इंजीनियरिंग, इनमें यूज होता है। तो इसी के साथ बेटा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ओवर। बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर वो होता है जो हम आंखों से देख नहीं सकते। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो कहते हैं हार्डवेयर या हार्डवेयर डिवाइसेस जो हम आंखों से देख पा रहे थे। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं जो कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर के जो हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं, जैसे माउस पॉइंट, माउस, कीबोर्ड, इन सबको कंट्रोल करने में और ऑपरेट करने में हार्डवेयर कंपोनेंट को यूज होते हैं। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मैनेज करता है, सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को क्या क्या होना, कमांड देनी है, उनसे क्या वापस भिजवाना है, आउटपुट भेजना है, क्या इनपुट लेना है, बेसिक सिस्टम के सारे ऑपरेशंस को देखता है। प्लेटफॉर्म देख होता है एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। एग्जाम्पल जो हमारे कंप्यूटर के अंदर ओएस होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या होता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच का जो इंटरफेस है। मतलब कंप्यूटर के अंदर अगर आपको कुछ भी देना है तो वो किससे दे सकते हैं, पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम से। इसका एग्जांपल है विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉइड। आई होप बेटा आपके मोबाइल में जैसे एंड्रॉइड है, तो व्हाट इज दैट एंड्रॉइड, वो एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो भी हम कमांड देते हैं वो वैसा आउटपुट देता है बाहर। एक होता है लैंग्वेज प्रोसेसर, जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जैसे सी, सी प्लस प्लस, इनको मशीनेबल लर्निंग लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेसर्स को बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर। दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ओनली, इसके टाइप्स होते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, जो हम कोडिंग के टाइम यूज करते हैं। इसके अलावा बेटा सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सॉरी, सेकेंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो स्पेसिफिक यूजर ओरिएंटेड टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है, और ये जितने भी पर्टिकुलर कोई डॉक्यूमेंट है, इमेजेस, प्रेजेंटेशन, म्यूजिक, कैलकुलेशन है, इनके लिए यूज होता है ना। जनरली कौन कौन से होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं जनरल पर्पस और एक होते हैं स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस कॉमन टास्क के लिए, जैसे एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम आगे से इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर्स में। पावर पॉइंट हो गया, म्यूजिक के लिए नोटपैड, कैलकुलेटर, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम के अंदर के जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उनके अलावा जो साइड में रन कर रहे हैं और ह्यूमन उनसे काम करवा सकता है। स्पेशल पर्पस क्या होते हैं, जिनको हम आगे से इंस्टॉल कर रहे हैं स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए, जैसे टैली के लिए टैली यूज होता है, पेरोल सॉफ्टवेयर, कैड, ईडी में देखा होगा, गूगल अर्थ मैपिंग के लिए, ये जो हम खुद अपने आप से इंस्टॉल कर रहे हैं। बेटा एग्जाम में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस आ सकता है, तो ध्यान से देख लो। ये कंट्रोल करता है किसको, हार्डवेयर डिवाइसेस को, बेसिक टास्क को, और ये यूजर्स को हेल्प करने में या एप्लीकेशंस को स्पेसिफिकली उन पे टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। ये बैकग्राउंड में रन होता रहता है और सपोर्ट करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। ये फोरग्राउंड में अपलोड होता है और डायरेक्टली यूजर्स के थ्रू यूज होता है। इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूजर नहीं यूज कर रहा है, यूजर एप्लीकेशन कर रहा है, लेकिन उसके पीछे के ऑपरेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर रहा है। इसका एग्जाम्पल है ओएस, डिवाइस ड्राइवर्स, कंपाइलर्स, ये एमएस वर्ड, फोटोशॉप, जो हम ट्राई करते हैं, एप्लीकेशन यूज करते हैं। इट इज असेंशियल फॉर द कंप्यूटर टू फंक्शन, और इट इज ऑप्शनल, मतलब अगर यूजर को यूज करना है तो वो कर सकता है। यूजुअली डेवलप्ड इन लो लेवल सिस्टम और सिस्टम लेवल लैंग्वेजेस में होता है, और ये यूजर बेस्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस में डेवलप होता है। तो बेटा ये अच्छे से कर लेना। नाउ बेटा स्टार्ट होता है कि कंप्यूटर कैसे ई बिजनेस में हेल्प करता है। ई बिजनेस मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस होता है। जो भी बिजनेस, जैसे आज अगर मिंत्रा, फ्लिपकार्ट कुछ भी बिजनेस कर रही है, तो वो क्या कर रही है, ऑनलाइन बिजनेस कंडक्ट कर रही है। वो कैसे कर रही है, इंटरनेट के थ्रू बिजनेस के ऑपरेशंस अपने सामान लोगों तक पहुंचा रही है। तो गुड्स को बाय करना, सेल करना, कस्टमर सपोर्ट देना, है ना। ई कॉमर्स से ज्यादा ब्रॉड होता है, क्योंकि ये सारे एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस को एक कंप्यूटर के में डेटा के फॉर्म में कलेक्ट कर लेता है, फिर उस डेटा को यूजर्स तक पहुंचाता है अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, है ना। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करके एक्सटर्नल और इंटरनल बिजनेस को मैनेज करता है। देन बिजनेसेस को ऑनलाइन रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए कस्टमर्स के साथ यूज कर सकते हैं। कॉमर्स जो होता है ई बिजनेस में, प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक्सचेंज होना, वो हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से कर सकते हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या होते हैं, कंप्यूटर। सो कंप्यूटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन अ ई बिजनेस। इन सब पे बेटा शॉर्ट नोट आ सकते हैं और कुछ भी नहीं आ सकता। ई बिजनेस इज ई कॉमर्स इज अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस दैट स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन ऑनलाइन और एक्सटर्नल बिजनेस इंटरेक्शन, जो हम कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। तो बेटा कंप्यूटर की जो भी एप्लीकेशन है ई
बिजनेस में या जो अपकमिंग जितनी भी स्लाइड्स हैं इन सब पे बेटा शॉर्ट नोट आ सकता है। तो आप बहुत शॉर्ट में और इतने सिंपलर वर्ड्स में लिखा है कि आपको इजीली याद भी हो जाए और आप एग्जाम में गड़बड़ नहीं कर पाओ और पूरे के पूरे 7 नंबर ला पाओ, है ना? बेटा इसका भी शॉर्ट नोट आ सकता है। नेक्स्ट, बायो इन्फॉर्मेटिक्स मतलब कंप्यूटर का यूज बायोलॉजी की फील्ड में करना, है ना? तो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जब बायोलॉजी की फील्ड में यूज करते हो तो दैट इज कॉल्ड एज बायो इन्फॉर्मेटिक। डेटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना और एनालाइज करना सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथम्स को यूज करके, उसे हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, किसी भी बॉडी में प्रोटीन सीक्वेंस हो गया, ये हम कैसे करते हैं? लैब टेस्ट के थ्रू। लैब टेस्ट में क्या होता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इनको स्टडी करते हैं, है ना? एंड उसके बाद वो एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। इट प्लेज अ की रोल इन जीनोम मैपिंग, ड्रग डिस्कवरी, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, है ना? ये कौन से ब्लास्ट, फास्टा एंड डेटाबेसेस, इन टूल्स को यूज करके ये रिजल्ट्स निकालता है। किसी भी जगह पे अगर जीन्स आइडेंटिफाई करने हैं, किसी भी प्रोटीन स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है, जेनेटिकल मटेरियल्स को कंपेयर करना है, उसके लिए हम कंप्यूटर को यूज करके किसी भी ह्यूमन का बायो इन्फॉर्मेटिक्स निकाल सकते हैं, है ना? टाइम और कॉस्ट जो बायोलॉजिकल रिसर्च में, लंबी लंबी रिसर्चेज में, मेडिकल स्टडी में यूज होती है, उसको रिड्यूस करता है। इसके मेजर एप्लीकेशंस डिजीज प्रिडिक्शन, है ना? जैसे लैब टेस्ट होते हैं, वैक्सीन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, पर्सनलाइज मेडिसिन में यूज होता है। इफ बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स मतलब डेटा, कंप्यूटर और बायोलॉजी को आपस में कनेक्ट करता है। और कहाँ पर यूज होता है? रिसर्च लैब्स, फार्मा लैब्स, बायोटेक कंपनीज में वर्ल्ड वाइड यूज होता है। बस बेटा इतने 10 पॉइंटर्स काफी है। सब उनपे इतने 10 पॉइंट लिखोगे, आराम से 7 में से 7 नंबर आएंगे। हेल्थ केयर में क्या एप्लीकेशन होता है कंप्यूटर का, है ना? हेल्थ केयर क्या होता है? मेडिकल सर्विसेज को इंडिविजुअल तक पहुंचाना। इसमें कंप्यूटर बहुत मेजर रोल प्ले करता है। कैसे? पेशेंट डेटा मैनेजमेंट से, है ना? इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करता है हर पेशेंट का। टेलीमेडिसिन मीन्स मतलब डॉक्टर ऑनलाइन कंसल्ट करके पेशेंट्स को मेडिसिन दे सकते हैं। एआई और मशीन लर्निंग से हम बहुत सारे डायग्नोसिस पहले कर सकते हैं, डिजीज प्रिडिक्शन कर सकते हैं। वेरेबल हेल्थ डिवाइसेज जो हम स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, बीपी की मशीन होती है, ग्लूकोज की, ये थ्रू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से हमें इंस्टेंट रिजल्ट दे सकती है। एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, इन सब में कंप्यूटर यूज होता है। इनमें देखा आपने मॉनिटर्स लगे रहते हैं। आईटी मतलब हेल्थ केयर में आईटी सिस्टम्स के थ्रू बिलिंग करना, शेड्यूलिंग करना, हॉस्पिटल को मैनेज करना, सारे ऑपरेशंस को मैनेज करना। बड़े बड़े हॉस्पिटल में कंप्यूटर्स यूज होते हैं। पैंडेमिक आउटब्रेक्स, मेडिकल की रिसर्च करना, हेल्थ रिकॉर्ड्स के लिए भी हेल्थ केयर में कंप्यूटर यूज होता है। और बेटर पेशेंट केयर, सेफ्टी, फास्टर मेडिकल रीच, डिसीजन मेकिंग, डेटा, इन सबको डिजिटल टूल्स के थ्रू यूज करने में कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर में। तो बेटा इस पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है। नेक्स्ट बेटा, रिमोट सेंसिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, आरजीपीवी फेवरेट शॉर्ट नोट। रिमोट सेंसिंग क्या होता है? बिना किसी भी जगह पर फिजिकली जाए उस जगह की इंफॉर्मेशन निकाल लेना इज रिमोट सेंसिंग। मतलब थ्रू सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट या ड्रोन्स के थ्रू डेटा को कैप्चर करना, फिर उससे प्रिडिक्ट करना कि टेम्परेचर कैसा है, वेदर फोरकास्ट कैसा, इन्वायरमेंट कैसा, कोई नेचुरल डिजास्टर तो नहीं आने वाला, उसके लिए रिमोट सेंसिंग यूज होता है। ये जितना भी डेटा, इमेजेस, थर्मल स्कैन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के थ्रू लेता है, वो किसमें स्टोर करता है? कंप्यूटर में। अगर वो कंप्यूटर में स्टोर कर रहा है तो उससे क्या हो रहा है? कंप्यूटर डायरेक्टली इन्वॉल्व है रिमोट सेंसिंग में। और इससे क्या हेल्प होगा? मैप बनाने में हेल्प होगी, अर्बन प्लानिंग में हेल्प होगी, क्रॉप मॉनिटरिंग में हेल्प होगी। ठीक है? रिमोट सेंसिंग दो तरीके की होती है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग, पैसिव रिमोट सेंसिंग। जो अपने खुद के सिग्नल्स को यूज करके कर लेती है, रेडार यूज करके। और एक जो पैसिव मतलब सनलाइट को यूज करके फोटोग्राफ्स क्लिक करती है नेचर की कंडीशंस के, और जो वेदर फोरकास्टर्स होते हैं उनको देती है। और उनसे क्या पता चलता है कि अब जो अपकमिंग वेदर कंडीशन है वो कैसी रहेगी। कॉमन रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज इंक्लूड लिडार, रेडार एंड मल्टी स्पेशल इमेजिनिंग। डेटा कैसे कलेक्ट होता है? डेटा कलेक्ट होता है और फिर उसे हम एनालाइज करते हैं, किसको यूज करके? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो हमारा नेक्स्ट शॉर्ट नोट है, उसको यूज करके डेटा को एनालाइज करते हैं और फिर पैटर्न निकालते हैं कि अब किसी भी एरिया की कंडीशन कैसी होने वाली। मतलब सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं रिमोट सेंसिंग से। समझो ना, रिमोट मतलब हम नहीं गए, हमने दूर से बैठ के काम कर लिया थ्रू रिमोट सेंसिंग। हमने दूर से बैठ के काम कर लिया और वाया रिमोट सेंसिंग हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई, है ना? ये फास्टर, ब्रॉडर और सेफर ऑब्जर्वेशंस निकालता है किसी भी इनएक्सेसिबल और डेंजरस एरिया में जहां इंसान नहीं पहुंच सकता। देन कम्स ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जो क्या करता है? कैप्चर करता है, स्टोर करता है, एनालाइज करता है जितना भी ज्योग्राफिकल और स्पेशल डेटा होता है उसको। किस लिए यूज होता है? डेटा को मैप से, बेटा गूगल मैप अगर बना है तो कैसे बना है? पहले सैटेलाइट से सब फोटोज लेके बना है, इसीलिए। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और लोगो, इन सबको साथ में इकट्ठा कौन करता है? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। डेटा को विजुअलाइज करना, क्वेश्चन करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना, उसको अंडरस्टैंड करना। आज एमएस एक्सेल से डेटा को पूरा इंटरप्रेट करके निकाला जा सकता है, तो क्या यूज हो रहा है? कंप्यूटर यूज हो रहा है।
की कंपोनेंट्स क्या है, मैथ्स में यूज होता है, डेटा में यूज होता है, टूल्स के लिए यूज होता है एनालिसिस करने के लिए। अर्बन प्लानिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, हर जगह जीआईएस इज इंपॉर्टेंट, ताकि आसपास का सारा स्ट्रक्चर समझ जा सके। तो इन सब में क्या यूज होता है, इनमें कंप्यूटर यूज होता है पूरी प्लानिंग में। डिसीजन मेकिंग सपोर्ट करता है लेयर्ड व्यूज देकर डेटा के, कि अब किधर कंस्ट्रक्शन जरूरी है, किधर अर्बन प्लानिंग जरूरी है। जीपीएस के अपने जीपीएस जो डेटा, सैटेलाइट और इमेजेस होती है सर्वे डेटा से, वो जीपीएस का एज एन इनपुट यूज होता है, वो फिर उसका आउटपुट रिजल्ट निकालता है। जो जीआईएस के टूल्स होते हैं, है ना, वो स्पेशल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं इस सारे डेटा पे, और शॉर्टेस्ट पार्ट, फ्लड जोन्स, डिफॉरेस्टेशन, इनको निकालते हैं। बेनिफिट्स क्या होता है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड होती है, ह्यूमन का बिल्कुल इंटरेक्शन नहीं है, तो टाइम और कॉस्ट दोनों बच जाता है, रियल टाइम अपडेट्स मिलती है, बेटर प्लानिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट होता है किसी भी एरिया का। नाउ बेटा नेक्स्ट टॉपिक मीटरोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी, सेम शॉर्ट नोट आ सकता है। मीटरोलॉजी वो स्टडी होती है एटमॉस्फेयर, वेदर और फोरकास्टिंग की स्टडी को बोलते हैं। क्लाइमेटोलॉजी मतलब लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशंस होती है कि ड्रॉट कितने टाइम में आएगा, डिकेड, सेंचुरी तक जो क्लाइमेट ट्रेंड्स को स्टडी करता है। मीटरोलॉजी डील्स विद शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और क्लाइमेटोलॉजी लॉन्ग टर्म बिहेवियर से डील करती है। दोनों डेटा को यूज करती है, कहाँ से, जो सैटेलाइट, रेडार और वेदर स्टेशन से आता है, और किसके थ्रू आता है, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के थ्रू। जो डेटा था उसको वो मॉनिटर और विजुअलाइज क्या करता है, मीटरोलॉजिकल और क्लाइमेटिक कंडीशंस को करता है। इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, वेदर फोरकास्टिंग करना, स्टॉर्म को प्रिडिक्ट करना, एविएशन के लिए सेफ्टी है यानी एग्रीकल्चर प्लानिंग में। क्लाइमेटोलॉजी के क्या होते हैं, कि क्लाइमेट चेंज को रिसर्च करना, ड्रॉट एंड फ्लड प्रिडिक्शन करना, इन्वायरमेंटल प्लानिंग करना, अर्बन हीट एनालिसिस करना। कंप्यूटर्स दोनों फील्ड में यूज होते हैं, किस लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए, स्टिम्युलेशन करने के लिए, एनालिसिस यूज करने के लिए लार्ज डेटा बेसिस को। वेदर जो इसके मॉडल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम यूज करते हैं, तो ताकि टेम्परेचर, रेनफॉल ये सब प्रिडिक्ट कर पाए, तो उसके लिए भी कंप्यूटर यूज होता है। और ये टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज को हेल्प करती है नेचुरल डिजास्टर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। बेटा किसी को लगता है कि ये पॉइंट शॉर्ट है, तो वो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम टू सेम शॉर्ट में सर्टन सिंपल लिखी हुई, ये याद कर सकता है ना। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कंप्यूटर गेमिंग। ये सब आप करते हो, तो मुझे इसको तो सही में भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए। कंप्यूटर गेमिंग मतलब कंप्यूटर को यूज करके जो गेम्स बनाए जाते हैं, और उसको लर्निंग, एंटरटेनमेंट इस पर्पज से बनाए जाते हैं। कॉम्पिटिशन भी बहुत होते हैं। ये सब क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं। गेम्स एक तरीके के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, जो हम एज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बाहर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और कितने कंप्यूटर्स में आते भी हैं। ये किसको यूज करते हैं, सीपीयूज को यूज करते हैं, इनपुट डिवाइसेस को यूज करते हैं अपने प्रोसेसिंग करने के लिए। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे बिल्ट होते हैं ये गेम्स, सी प्लस प्लस, जावा, और इनके गेम इंजन होते हैं उन पर, है ना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये एजुकेशन, मिलिट्री, मेडिकल इनको भी सपोर्ट करता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ एजुकेशन इंडस्ट्री एज वेल एज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड मिलिट्री मेडिकल इंडस्ट्री। इन गेम्स के थ्रू बहुत सारी अलग अलग चीजें करी जा सकती हैं, है ना। एक्शन, एडवेंचर, स्ट्रेटेजी सब कुछ इन गेम्स के थ्रू किया जा सकता है, पजल सॉल्विंग एंड एवरीथिंग। ये जीपीयू यूज करता है गेमिंग के लिए, जो होता है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हाई क्वालिटी 3D या 2D विजुअल्स को प्रोसेस करता है ना। गेम्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज करते हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है, कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है ना, टू कंट्रोल नॉन प्लेयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंप्रूव गेम प्ले। मल्टीप्लेयर गेमिंग होती है, बहुत सारे गेमर्स को एक साथ अलाउ करना इंटरनेट की कनेक्टिविटी थ्रू, जस्ट लाइक योर पबजी। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक और वीआर हेडसेट चाहिए होते गेम खेलने के लिए। सो वी कैन से कि कंप्यूटर पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, और कंप्यूटर गेमिंग हैज लेड टू राइज ऑफ ई स्पोर्ट्स, गेमिंग करियर्स, गेम डेवलपमेंट एंड विजुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म्स को राइज किया इसने। नेक्स्ट बेटा मल्टीमीडिया वही है जो हम व्हाट्सएप पे एक दूसरे को भेज रहे हैं, हमारी सेटिंग को जो हम बिल भेजे जा रहे हैं इधर से उधर, वो क्या है, वो सब क्या है, वो सब एक फॉर्म ऑफ मल्टीमीडिया है। तो मल्टीमीडिया रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल फॉर्म ऑफ मीडिया, जैसे कि वो टेक्स्ट जो आपने पहला क्रश को किया था, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, सारे के सारे स्टिकर, सारे के सारे जीआईएफ, जितने भी एनिमेशन, इन सबको सिंगल प्लेटफॉर्म में शेयर करना इज मल्टीमीडिया। कम्युनिकेशन को एनहांस करने के लिए, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, प्रेजेंटेशन इंटरेक्टिव बनाने के लिए हर जगह मल्टीमीडिया इज यूज्ड, है ना। जितने भी टेक्स्ट हम बेचते हैं, ऑडियो हम बेचते हैं, वीडियो हम देखते हैं, ग्राफिक एंड इमेजेस जितनी भी है, वो सब कुछ मल्टीमीडिया का फॉर्म है। इससे क्या होता है, विजुअली रिप्रेजेंटेटिव चीज, मतलब जो हम अपनी आंखों से विजुअली देख रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जल्दी समझ में आता है और जल्दी अफेक्ट करता है। इसीलिए मल्टीमीडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टू ऑल द इंडस्ट्रीज।
ये कौन से एप्लीकेशंस को यूज करती है, ई लर्निंग, वेब डिजाइन, वर्चुअल रियलिटी, सिम्युलेशंस, डिजिटल आर्ट, इन सब में मल्टीमीडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मल्टीमीडिया बनती है वो किससे बनती है, कंप्यूटर के यूज के थ्रू बनती है, इसलिए ये आज कंप्यूटर की फील्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ना मल्टीमीडिया टूल्स को बनाने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे अडोब आपने सुना होगा, फ्लैश सुना होगा, कोरल ड्रॉ होगा। ये वीडियो एडिटर्स होते हैं, इनको है ना वीडियो एडिट्स करके मल्टीमीडिया टूल्स बनाते हैं, जीआईएफ्स बनते हैं, ये सब कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से बनते हैं, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इंटरेक्टिव सिस्टम को बनाने में ये बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है, जैसे टच स्क्रीन, वेबसाइट, मल्टीमीडिया बेस्ड मॉड्यूल्स में। नेक्स्ट बेटा एनिमेशन है। एनिमेशन क्या होता है, इल्यूजन क्रिएट करना, मोशन क्रिएट करना, सीक्वेंस ऑफ स्टैटिक इमेज। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, आपने देखा है मूवीज में एनिमेशन होता है, हम बोलते हैं ना अरे पूरा का पूरा एनिमेशन है, तो फिल्म्स में, गेम्स में, वेब डिजाइन में, एडवर्टाइजिंग में, सब में एनिमेशन यूज होता है। वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारी इमेजेस जो स्टैटिक है, जो मूव नहीं कर रही है, उनको जो मूवमेंट करा देती है वो, ताकि यूजर को बहुत अच्छे से समझ में आए, उसको हम एनिमेशन बोलते हैं। ये क्या करती है, यूजर का एंगेजमेंट और स्टोरी टेलिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर कर देती है। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व करती है, कैरेक्टर इन्वॉल्व करती है, फ्रेम्स को अलग अलग पोजीशन में प्लेस करके कैसे उन्हें मूव कराना है, उनमें मोशन कैसे डालना है, वो करती है। एनिमेशन 2D हो सकता है ना, 2D डायग्राम्स, 2 डायमेंशनल ग्राफिक्स जैसे कार्टून, एजुकेशनल वीडियोस। 3D हो सकता है ना, जैसे मूवी, गेम्स, स्टिमुलेशन। स्टॉप मोशन एनिमेशन हो सकता है, जिसमें हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं हर फ्रेम में मूव करता हुआ। कॉमन एनिमेशन सॉफ्टवेयर जो यूज होते हैं वो तो एडोब, एनिमेट, माया, फ्लैश। और एनिमेशन बहुत ज्यादा यूज होता है किसमें, यूजर इंटरफेस में, वेबसाइट्स डेवलप करने में, अलग अलग तरीके के मोबाइल एप्स डेवलप करने में, वर्चुअल टूर्स, अगर आपने देखा होगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें वर्चुअल टूर देते हैं, तो वो क्या है, एक तरीके का एनिमेशन है। बहुत ज्यादा असेंशियल कंपोनेंट है मल्टीमीडिया का। ग्राफिक्स, साउंड और मोशन को इंटरएक्टिवली मूव कराना इज व्हाट इज कॉल्ड एज एनिमेशन। तो बेटा इसी के साथ कंप्यूटर के एप्लीकेशंस खत्म होते हैं। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटिंग सिस्टम, विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर एग्जाम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज और कंट्रोल करता है। वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, हार्डवेयर सॉरी बेटा, हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस जैसे एक्ट करता है। जैसे आपकी मम्मी आपके और आपके पापा के बीच में एक इंटरफेस ऐड करती है, राइट, पैसे चाहिए होते तब, सेम वे में ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, जितने भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे हैं बैकग्राउंड में उन्हें कंट्रोल ये करता है। OS प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर MS वर्ड रन करना है, तो बेटा उसके लिए क्या जरूरी है, सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है। तो विंडोज क्या एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और MS वर्ड क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इन्वायरमेंट बनाता है इनके लिए रन करने के लिए। एग्जांपल बेटा हमने ऊपर देखा ही था, विंडोज, लिनक्स, मैक OS या एंड्रॉइड। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सबसे पहले रिसोर्स मैनेजर एक्ट करता है। कैसे, वो हार्डवेयर रिसोर्सेज देता है कंप्यूटर को कि ले भैया अब इसमें मेमोरी फिट कर, है ना। तो एलोकेट हार्डवेयर रिसोर्सेज, CPU को, मेमोरी को, IO को प्रोसेसिंग करने के लिए। मैनेज और मॉनिटर करता है जितने भी रिसोर्सेज हैं। जैसे अगर माउस से कोई भी हमने एक कमांड दिया, तो वो OS पीछे जाके CPU को बोल रहा है कि ये कमांड आया, ऐसा करो। कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करता है और इंश्योर करता है कि ऑपरेशन जो भी परफॉर्म हो रहा है वो एफिशिएंट परफॉर्म हो। स्टोरेज मैनेजमेंट में हेल्प करता है, डेटा को फाइल्स के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है, एक्सटेंशंस के फॉर्म में, फाइल के फॉर्म में। फाइल का क्रिएशन, रीडिंग, राइटिंग, डिलीशन, ये सब कुछ एक ऑपरेटिंग सिस्टम में हो रहा है। डिस्क के स्पेस को मैनेज करता है और डेटा एक्सेस सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। प्रोसेस कैसे मैनेज करता है, क्रिएशन, हैंडलिंग एंड टर्मिनेशन, जितने भी प्रोसेस CPU में चल रहे हैं वो एक OS के दम पर ही चल रहे हैं। भले ही उसको उस पर कंट्रोल यूनिट है और ALU है, लेकिन पास में जो बैकग्राउंड से उसका सारा का सारा प्रोसेसिंग संभाल रहा है वो कौन है, OS। CPU का टाइम अमंग मल्टीपल प्रोसेसेस, जो मल्टीटास्किंग CPU कर सकता है, वो किसके थ्रू कर सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए बोलते हैं ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, है ना, तो क्या कि वो फास्टर प्रोसेस कर सके। डेडलॉक्स और डेडलॉक को प्रिवेंट करता है कि कहीं पे भी सिस्टम अटके नहीं, और सिंक्रोनाइज्ड हो सारे एप्लीकेशन के साथ। मेमोरी को मैनेज करता है ना, मेमोरी को बार बार, रैम को मेमोरी देना और लेना, प्रोसेसिंग में वो करता है। पेजिंग और सेगमेंटेशन मेमोरी का एफिशिएंटली करता है कि कौन सा अब मेमोरी स्टोर होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। मेमोरी का लीक्स और ओवरफ्लो बचाता है। OS एज एन एक्सटेंडेड मशीन भी रिएक्ट करता है बहुत सारे कंप्यूटर्स के लिए। वो क्या करता है, हार्डवेयर की जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी उसको हाइड कर देता है और सिंप्लीफाइड इंटरफेस देता है। जैसे APIs हो गया, ताकि हम इजीली API रन करते हैं ना, कितने सिस्टम में क्या होता है, API रन करते हैं तो कोई ना कोई
एप्लीकेशन चल जाता है। तो वो कैसे चलता है? ओएस के थ्रू। डेवलपर्स को प्रोग्राम राइट करने में बिना लो लेवल हार्डवेयर की प्रॉब्लम्स फेस करे हेल्प करता है। ओएस एक मास्टरमाइंड है कंप्यूटर का, जस्ट लाइक सोनम मास्टरमाइंड थी बेटा केस के पीछे। सारे सिस्टम कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, उनका कोऑर्डिनेशन देखता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और सेंट्रल कंट्रोलर जैसे एक्ट करता है कंप्यूटर के। बेटा दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे याद कर लेना, बहुत शॉर्ट पॉइंट्स में ताकि आपको याद करने के लिए इजी हो। नेक्स्ट बेटा आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट जस्ट बिकॉज कि ये है टॉपिक में, सो इसीलिए कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं उसकी प्रोसेसिंग पे, टेक्निक पे, यूजर इंटरेक्शन पे, वो अलग अलग टाइप्स में कैटेगराइज है। तो 7 उसके टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले होता है सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज होता, टास्क वन एट अ टाइम ही प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें मल्टीटास्किंग नहीं हो सकती, इनपुट आउटपुट मैन्युअली देना पड़ता है, जो बहुत पुराने कंप्यूटर्स थे उनमें यूज होता था। फिर एक आता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, की जो भी जॉब होती है वो एक पर्टिकुलर बैचेस में कलेक्ट होती है और प्रोसेस होती है, यूजर इंटरेक्शन नहीं होता, इसका भी यूजर इंटरफेस नहीं है, जॉब्स को बैचेस में ग्रुप कर सकते हैं, है ना, यूजेस जॉब कंट्रोल लैंग्वेज, और इसका थ्रूपुट बहुत ज्यादा हाई होता है और लार्ज कंप्यूटेशन के लिए यूज होता है। आईबीएम के जो मेन फ्रेम कंप्यूटर थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, जो लार्ज डेटा प्रोसेस करता है उधर यूज होते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम सबके पास है ऑलरेडी, विच इज विंडोज और यूनिक्स, ये क्या करता है, एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को एक टाइम पे चला सकता है, मेमोरी और सीपीयू को में रन करके और उनके बीच में स्विच कर सकता है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ाता है, मेमोरी का एफिशिएंट यूज करता है, स्केड्यूलिंग में हेल्प करता है, कोई ह्यूमन एरर नहीं देता, टाइम रिड्यूस करता है और मेमोरी का प्रोटेक्शन होता है। देन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो मेजरली गेमिंग वर्ल्ड में यूज होते हैं, प्रोसेस इनपुट्स एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट विद स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट्स, है ना, प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स टाइम होता है, जैसे इसका जो टाइम मन होगा बेटा अपने मन के हिसाब से ही काम करेगा। टाइम सेंसिटिव एप्स में यूज होता है, बहुत फास्ट और रिस्पॉन्सिव होता है, लेकिन मिनिमल डिलेज देता है और रियल टाइम डेटा या टास्क को प्रायोरिटाइज करता है। इसका एग्जांपल है आरटीएल लिनक्स। देन बेटा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो क्या करता है, ग्रुप ऑफ सेपरेट कंप्यूटर्स को एक सिस्टम बनाने में, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब समझो कि बहुत जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन उसको क्या दिखाना है, एज अ सिंगल सिस्टम। उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस यूज होता है जो मल्टीपल सिस्टम को एक साथ मैनेज कर रहा है, रिसोर्सेज शेयर कर रहा है, फॉल्ट नहीं आता उसमें कोई भी। इसका एग्जाम्पल है अमीबा ओएस होता है। मल्टी प्रोसेसिंग ओएस क्या होता है, मल्टीपल सीपीयूज को एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क करने वाला प्रोसेसर। और पैरेलल ओएस क्या होता है, जो प्रोसेसर डिवाइड होता है मल्टीपल प्रोसेसर, जो पैरेलल ओएस मतलब बहुत सारे प्रोसेसर एक साथ एक टाइम पर रन कर रहे हैं जिसमें पैरेलली वो वाला प्रोसेसर इसकी जो मैश, अगर आपने सुना हो गया विंडोज एसपीसी, बहुत फास्ट होता है ना, जैसे पैरेलल एक साथ बहुत सारे टास्क को, हाई स्पीड होती है इसकी, एक साथ बहुत सारे टास्क को एक साथ कर सकता है, उसको हम बोलते हैं पैरेलल ओएस। तो इसी के साथ बेटा ये ऑपरेटिंग सिस्टम था और उसके टाइप्स थे। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक जो होता है फाइल सिस्टम। बेटा फाइल आप सबको बहुत बेसिक चीजें पता है। फाइल क्या होती है, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड कलेक्शन, बहुत सारे जो कंप्यूटर में हम डेटा को स्टोर करते हैं, बाइट्स को, है ना, उसको जो रिप्रेजेंट करती है वो फाइल होती है। ठीक है, ये डायरेक्टरी के अंदर एंट्री होती है जिनके नेम होता है, क्रिएटर होता है, टाइप होता है, परमिशन होता है। आप देखते हो ना अपने फाइल कंप्यूटर में कोई सी भी फाइल को स्टोर करते हो, रिस्टोर करते हो, तो क्या होता है, ये वो होता है, फाइल के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ तो सिंपल रिकॉर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ की फाइल हो सकती है, कुछ बड़ी बड़ी फाइल्स है जिसमें कुछ कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फाइल होती है, इनका कोई भी डिफिनिट स्ट्रक्चर नहीं होता है। इनका एट्रीब्यूट क्या क्या होंगे अलग अलग, हर फाइल का एक नेम होता है, उसका आइडेंटिफायर होता है, जैसे WPNG जो होता है, .png वो इमेज फाइल का होता है ना, उसका एक टाइप होता है, फाइल फॉर्मेट होता है, लोकेशन होती है उसकी, उसकी एक साइज होती है, उसको एक प्रोटेक्शन होता है कि आपको इस पे सिक्योरिटी के लिए कोई पासवर्ड डालना है या नहीं, और उसका टाइम डेट और यूजर आईडी होता है। फाइल के एक्सेस में क्या होते हैं, या सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, मतलब रिक्वायर्स जो रिकॉर्ड्स होते हैं एक के बाद एक एक्सेस किए जा सकते हैं। ठीक है, रीड मूव्स पॉइंटर फॉरवर्ड राइट अपेंड्स टू द एंड, मतलब क्या होता है ये कि एक के बाद एक ही आप कर सकते हो, हमेशा फॉरवर्ड वाले पॉइंटर के पास जाके लास्ट वाले पॉइंटर को अपेंड कर सकते हो ना। टेप बेस्ड सिस्टम्स में यूज होता है। डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है, हम डायरेक्टली किसी भी फाइल को बिना किसी सीक्वेंस के डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे टेप कैसे होता है आपने सुना होगा ना, पुराने जमाने में टेप एक के बाद एक ही गाना चलेगा, अपनी इच्छा से नहीं चला सकते, लेकिन जो डिस्क होती है, सीडी में हम कंप्यूटर में जाके सिलेक्ट करके गाना प्ले कर सकते हो, तो दैट इज डायरेक्ट एक्सेस। एक होता है इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल, जो सीक्वेंशियल एक्सेस को इंडेक्सिंग से
कंबाइन करता है। जैसे हम एक एक सीक्वेंस बना देते हैं कि गाना 1, गाना 2, गाना 3 इसके बाद प्ले होगा। तो बेटा ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट फिर भी एक जस्ट एडिशन ऑफ सिलेबस में है इसीलिए। डायरेक्टरी क्या होता है? वो वाली फाइल होती है जो बहुत सारी फाइल्स को एक साथ, जिसपे बहुत सारी फाइल्स एक साथ होती हैं। ऑर्गेनाइज और मैनेज करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस को यूज होती है कि क्या करा कि बहुत सारी फाइल्स को उठा के एक ही साथ एक जगह डाल दिया, तो इससे स्टोरेज भी कम लगेगा। हर फाइल की अपनी एंट्री होती है। डायरेक्टरी में जो भी स्टोर होती है उसका एक नाम होता है, साइज होता है, लोकेशन होती है। इनका एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, ताकि कोई सी भी, जैसे देखते हैं ना, फोल्डर हम बना सकते हैं कंप्यूटर में, बस सेम वे दैट इज अ डायरेक्टरी। फाइल को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, है ना। फाइल सिस्टम्स मेंटेन रूट डायरेक्शंस फ्रॉम ऑल द, जैसे हर फाइल सिस्टम जिस जिस डायरेक्टरी में स्टोर्ड है वो उसका एक डायरेक्शन बना लेती है। इनमें अलग अलग कमांड्स होती है, लाइक MKDIR, पूरी डायरेक्टरी को प्लेस करने के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग कमांड्स होती है टू मैनेज दिस डायरेक्टरीज। और ये फाइल मैनेजमेंट और सिक्योरिटी कंट्रोल तो बहुत ज्यादा असेंशियल होती है। फाइल सिस्टम बेटा मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुकी हूँ। आपको उस बारे में और डेटा चाहिए तो यहाँ पे एडेड है, आप देख लेना। बेटा इसी के साथ हमारा जो लास्ट टॉपिक है, जो जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल, ये वो टॉपिक है ना। इनका मैंने क्या करा, इंस्टेड ऑफ एक एक अलग से समझाने के लिए, क्योंकि बहुत एक्सेसिवली नहीं पूछे जाते, इसीलिए इनको एक टेबुलर फॉर्म में आपके लिए कर दिया है, जिसमें हर किसी का प्राइमरी यूज। अब वर्ड बेटा सबको पता है कि अगर हमें किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, एडिट करना है, तो वर्ड यूज करते हैं। प्रेजेंटेशन फॉर्म में चाहिए तो पावर पॉइंट, और डेटा ऑर्गेनाइजेशन और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में चाहिए तो MS एक्सेल। लेआउट कैसे होता है? इसके पेजेस होते हैं, इसमें स्लाइड्स होती है और इसमें सेल्स होते हैं। किसके लिए? टाइपिंग के लिए, लेटर्स के लिए MS वर्ड। विजुअली बनाना है कुछ जिसमें एनिमेशन मल्टीमीडिया होना चाहिए तो MS पावर पॉइंट। और अगर लार्ज डेटाबेस को हैंडल करना है तो MS एक्सेल। डेटा हैंडलिंग में इसमें टेस्ट, फॉर्मेटिंग, टेबल, इमेजेस डाल सकते हैं, इसमें मल्टीमीडिया डाल सकते हैं, और एक्सेल में हम पाइवेट, चार्ट, फंक्शंस ये डाल सकते हैं। सबका फाइल एक्सटेंशन अलग अलग होते हैं, तो सबको पता है .dox, PPTX और XLS, है ना। इसके टेम्पलेट्स का तो लेटर हेड, रेड्यूम, रिपोर्ट, इसमें हम बिजनेस एजुकेशन रिलेटेड प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसके बजट, स्कीम्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एक्सेल फॉर्मेट में ही होती है। इनका इंसर्टिंग ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? टेबल, इमेजेस, हेडर्स, फुटर्स, हाइपरलिंक। इसमें क्या होता है बेटा? ऑडियो, वीडियो, ट्रांजिशन, एनिमेशन सब कुछ डाल सकते हैं। इसमें चार्ट, ग्राफिक्स और फॉर्मूला डाल सकते हैं। इसी के साथ बेटा हमारी यूनिट 1 एंड होती है। मैं आपको एक बार जल्दी से दिखा देती हूँ बिना टाइम वेस्ट करके कौन से तरह के क्वेश्चन आते हैं। बेटा 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो नो वन वुड लीव यूनिट 1। व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम सिस्टम सॉफ्टवेयर? बेटा बता दिया ऑलरेडी, दोनों का डिफरेंस दे रखा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरीके का होता है, ये ऊपर आपको समझा दिया। डिफाइन कंप्यूटर मेमोरी एंड डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, बेटा ये भी आपको ऊपर बता दिया। डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर विद एग्जांपल, ये आपको फर्स्ट टॉपिक मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 का पेपर है बेटा, देख लो ये। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, डिस्कस विद सूटेबल एग्जांपल, बता दिया। इसमें आप है ना इसके जो भी ई बिजनेस में, मल्टीमीडिया में, एनिमेशन में एग्जांपल्स हैं वो भी डाल सकते हो। 2023 में देखो बेटा, वो व्हाट फंक्शंस डू एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म इन कंप्यूटर, बोला था मैंने, इंपॉर्टेंट है इनका डिफरेंस भी, और ये क्या परफॉर्म करते हैं। कुड यू एक्सप्लेन द वेरियस मेमोरी एंड स्टोरेज टेक्निक स्पेशली यूज्ड बाय कंप्यूटर्स, बताया बेटा ऊपर। व्हाट आर द प्राइमरी फीचर्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इन जनरेटिंग प्रेजेंटेशन, ये रहा बेटा प्राइमरी फीचर्स एंड एप्लीकेशन पावर पॉइंट का। देन बेटा इसी में ही देखो, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, बोला इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर इट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंप्यूटर सिस्टम में बता दिया उसके जो भी फीचर्स है। ऑल्सो डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग फीचर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम नाउ इन यूज, बेटा क्या उसके यूजेस हैं, क्या होता है, और क्या उसके टाइप्स है, ये तीनों ऊपर एक्सप्लेन्ड है ना। देन बेटा मूविंग टू 24 का जून वाला पेपर, ये 23 का था। ये देखो बेटा 2 से 3 पेपर लिए ताकि आपको समझ में आए। एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑफ कंप्यूटर विद हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, याद आ गया बेटा। ये वाला जो क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल्स ऑफ बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस, इसकी हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे जो प्रैक्टिकल वाले कंप्यूटर में आने वाले क्वेश्चन है उनके लिए। हाउ डू यू इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स इनटू वर्ड डॉक्यूमेंट, ये तो बेटा सबको पता है, ऊपर हेडर फुटर में जाके व्हाट कंटेंट कैन बी इंक्लूडेड इन हेडर्स एंड फुटर, ये आपको पता है। अगर हमें किसी भी पेज को नेमिंग देनी, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और आप इसके साथ वर्ड के सारी प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हो। बेटा मैंने आपको बोला था रिमोट सेंसिंग और GIS इंपॉर्टेंट है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस देखो शॉर्ट नोट में भी आ सकता है। व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड व्हाट आर इट्स प्राइमरी पर्पस, ये पूरी टेबल बस बेटा एक बार याद कर लेना, और कोई मतलब नहीं। ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसमें वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है, MS एक्सेल आता है, यही यूज होता है, यही लिखना है। क्लियर है बेटा? आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर होगा। एंड
इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो बेटा कमेंट्स में बताइए। इस सेशन की पीडीएफ को लेने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक जो पिंड है वो कमेंट्स में पिंड है टॉप पे, उसको ज्वाइन कर लो, ये वाली नोट्स मिल जाएंगी। और इसी के साथ लेट्स मीट इन यूनिट 2 वन शॉट। ये बेटा एक बार वन शॉट देख लोगे और ये पूरी पीडीएफ अच्छे से कर लोगे, यूनिट 1 में कोई तकलीफ नहीं आएगी। अगेन बोल रही इंपॉर्टेंट यूनिट है, 4 क्वेश्चन आते हैं, आपने खुद पेपर्स में देखा है 2 नहीं 4 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बेटा डू नॉट लीव। थैंक यू सो मच।